पकड़ा देना प्लेट भी बता रहे हैं क्या? ये प्लेट वो यहाँ उठा कर लाए वो देने का क्या अंदाज था। मैंने इसके अंदर इकट्ठा किया था उसको उल्टा बेड पे भी पड़ी और तरीका होता है किस चीज को पकड़ाने का देखा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको डॉक्टर नईम? यस मैडम, आपकी आवाज़ आ रही है मैडम। ओके फाइन, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर जी आई वांट टू सी कि इस जूम मीटिंग में 100 से ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, जी क्योंकि मैडम। हाँ देखते हैं, लेट्स सी। 100 तो हो गए। मैडम मेरा ख्याल है 100 से ऊपर नहीं जा रहे। 100 तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं स्क्रीन के। हाँ वो मुझे लगता है इसमें मैंने हालांकि दूसरा भी किसी से किसी से लिया, इसी वजह से मैं कहा मैं शायद इसमें 100 से ऊपर जी चले जाए ना, लेकिन नहीं जा रहा है इससे भी 100 से ऊपर। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इस पे डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जी मैडम। ओके। तो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस मैडम। अच्छा, ओके चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि मैं इस तरह वाइवा ले लूँगी कि एक कैंडिडेट जो है वो 3 या 4 एक्सरे। हेलो जी, जी जी मैडम। ओके। एक कैंडिडेट जो है वो 4 एक्सरेज कर ले, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट कर ले 4 एक्सरेज। इस तरह मैंने डिवाइड किया हुआ है इस सेशन को, क्योंकि वो एक कंटिन्यूट एक ये टॉपिक इस तरह है कि मतलब इसमें मुझे थोड़ी सी इसी तरह के मुझे 3 पार्टिसिपेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। जो 3 से ज़्यादा आई विल नॉट बी एबल कि मैं उनको एंटरटेन कर सकूं इस उसमें। तो सॉरी कि मतलब ये प्रेजेंटेशन ऐसी है जिसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स को स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन आना चाहेगा? मैडम आमना उस्मान, मैडम आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आपका माइक में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है। ठीक है। नहीं, दीदी एकोइंग आ रही है आपकी आवाज में। डॉक्टर साकिब आप आ जाएं, डॉक्टर साकिब आप आ जाएं। जी नहीं भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, रेडी हैं आप? जी मैम। ओके। जो नहीं ज्वाइन कर पा रहा तो ये रिकॉर्डिंग आई एम ट्राइंग, मैंने रिकॉर्डिंग आई थिंक रिकॉर्ड हो रही है ना ये डॉक्टर? नहीं, लेट मी चेक दिस इज रिकॉर्डिंग और नॉट। मैडम ये आप तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे ना, ये डॉक्टर फहद हैं कोई, आई नहीं, मैं डोंट नो, डॉक्टर ये फहद बहुत। के अकाउंट से ही, वो मेरे ब्रदर इन लॉ जी 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 उनके अकाउंट से ही मैं जी लॉग जी इन। जी 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 मैडम रिकॉर्ड हो रही है, बस रिकॉर्ड ठीक हो है, रही रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे उनको आप ये रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, है जी। अच्छा जी, ओके। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है और मेरी आवाज भी जी क्लियर, मैम। इशू तो नहीं है? नो मैम। ओके फाइन। अच्छा, अब आपका एक टेबल जो होता है उस पे आपके दो एग्जामिनर्स होते हैं ना, और उसमें आपको 7 फिल्म्स एटलीस्ट एक एग्जामिनर के साथ करनी पड़ती हैं, राइट? जी मैम। और उसके बाद कितने टाइम बाद आपका ये वो टेबल स्विच ओवर होता है? 30 मिनट्स के 20 मिनट्स। जी 20 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये 15 मिनट्स होगा, तो ये बिल्कुल एग्जाम की पैटर्न के बेसिस पे मैं आपको करवाना चाह रही हूँ, ठीक है? कि बिल्कुल जिस तरह एग्जाम में आपको 7 केसेस होंगे लेकिन आपको मैं 4 केसेस दिखा रही हूँ। तो 4 केसेस हम डिस्कस कर लेंगे। आप उसको आपका वाइवा मैं उस पर ले लूंगी और फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जी मैम। ओके जी, आपका फर्स्ट केस है ये वाला, जी स्टार्ट कीजिए। This is X-ray chest, frontal chest and upper abdomen of slightly immature डॉक्टर साहब, patient. इफ़ यू डोंट माइंड अपना वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। आप ठीक है? जी जी। This is X-ray chest and upper abdomen of slightly immature patient ओके in which I can appreciate first in the thoracic cavity. The cardiac size is bit enlarged. हम्म There is a poor aeration of both thoracic spaces or both lungs. ओके I cannot appreciate the humoral epiphysis. So mean this is slightly immature patient. ओके गुड Uh, both CP angles are sharp. I cannot appreciate any evidence of effusion or air trapping. ओके In abdominal cavity, in thoracic cavity, the visualized skeleton appears vastly unremarkable. हम्म NG tube is well placed. Chest leads are well positioned. In abdominal cavity, the dilated small bowel, multiple dilated small bowel loops are appreciated. However, I cannot appreciate any evidence of pneumoperitoneum or pneumatosis intestinalis. I cannot appreciate any evidence of portal venous air. ओके गुड So considering the finding, my likely differential in this slightly immature patient is respiratory distress syndrome. ओके आपका Next, I will डिफरेंशियल कोई होगा? differential में मैं meconium aspiration रखना चाहूँ. ओके ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे? नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री और सरफेक्टेंट लेवल. सरफेक्टेंट इसके देख हाउ विल यू मैनेज द केस? मैम ट्रायल दिया जा सकता है. सरफेक्टेंट देख के ट्रायल दिया जा सकता है. सॉरी, दोबारा कीजिएगा। सरफेक्टेंट सरफेक्टेंट लेवल्स आप देखेंगे? मैम वो देख के ट्रायल देंगे इसको कि बेबी इसमें मेनली सरफेक्टेंट डिफिशिएंसी होती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज में.
ओके फाइन, ठीक है। और और हाउ mainly यू मैनेज द केस, मैनेज कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मैम सबसे पहले तो एयरवेज मेंटेन करेंगे, एबीसी मेनली मेंटेन करेंगे। नहीं, वो तो डॉक्टर जो जहाँ पे है आईसीयू में, सीसीयू, वो तो उनका काम है। आपके पास रेडियोलॉजी में केस है, आप इसको क्या करेंगे फर्दर, क्या एडवाइस करेंगे फर्दर? सीरियल एक्सरेज, जी। एक्सरेज होने चाहिए इसके शॉर्ट इंटरवल पे। कैन यू डिफाइन द शॉर्ट इंटरवल्स? मैम 6 आवर टू 8 आवर्स के इंटरवल पे इसके एक्सरे होने चाहिए फॉर कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए कि न्यूमोथोरिक्स या उस तरह की चीज डेवलप तो नहीं हो रही। ओके फाइन, ठीक है। ओके, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस फॉर यू। जी। X-ray chest frontal projection of skeletally immature patient in which I can appreciate। वॉइस आ रही है आपको? जी जी। मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, नो वॉइस के मैसेज आ रहे हैं। सॉरी, मैं मैसेजेस चेक कर लेती हूँ, मुझे तो मैसेजेस नहीं दिखे। जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? नहीं, ऑडिबल है आप मैडम, सही है। वो उनका नेट का कोई प्रॉब्लम होगा। मेरी आवाज तो क्लियर है ना? मेरी आवाज में कोई यस, इशू नहीं? डॉक्टर साकिब की भी क्लियर, आपकी भी मैडम, ओके फाइन, दोनों की। ओके चलें जी। And this is X-ray chest frontal projection of skeletally immature patient in which I can appreciate the cardiac size is within normal limit. I can appreciate multiple the pulmonary vascularity is increased bilaterally representing the pulmonary plethora. हम्म। Both lung fields appear vastly unremarkable to me. No evidence of pleural effusion on either side. लंग फील्ड्स आपने क्या कहा, अनरिमार्केबल है? मैं मुझे ये पल्मोनरी प्लेथोरा की पिक्चर लग रही है ज्यादा। ओके ठीक है। और कार्डिक साइज लेकिन इसका ठीक है, विजुअलाइज स्केलेटन ठीक है। इसमें मैं मेनली तो आई एम थिंकिंग ऑन द लाइन ऑफ लेफ्ट टू राइट शंट, slightly immature aorta is not as much dilated. ठीक So है। I am thinking on the line of ventricle septal defect. बीएसडी की तरफ आप सोच रहे हो? जी मैं VSD का सोच रहा हूँ। ठीक है। इसमें मैम सबसे पहले तो एकोकार्डियोग्राफी के उसमें एसाइनोटिक होगा मेनली, और एकोकार्डियोग्राफी कोरिलेशन नेक्स्ट उसकी तरफ जाना चाहिए। एको आप करेंगे, चल ठीक है। वी विल कम बैक टू दिस केस, आपके केसेस खत्म हो जाए। ये आपका नेक्स्ट केस है। This is again X-ray chest frontal projection of skeletally सॉरी, सारे immature चेस्ट patient. एक्सरेज हैं क्योंकि No, ma'am. आई पर्सनली फील कि चेस्ट एक्सरेज स्पेशली न्यूनेट्स के बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनको अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक चूज किया कि आपको अप्रोच क्लियर हो जाए। X-ray chest frontal projection of slightly immature patient in which I can appreciate that ETT tube, endotracheal tube is well positioned, just well positioned above cranium, and the tube is seen extending well up to the level of stomach. I can also appreciate the umbilical venous नहीं, ये कुछ कैसे आ रहा है, ये liver shadows के ऊपर। जी। And your cardiac size is within normal limit. I can appreciate multiple rope-like interstitial opacities in both pericardic and perihilar region. CT angles, mild fluid diffusion is appreciated on left side, so right side. ठीक है। No evidence of any pneumothorax. किसी का माइक ऑन है, आई एम सॉरी, लेकिन आई कांट हेयर डॉक्टर साहब प्रॉपरली। डॉक्टर नईम, जिसका भी माइक ऑन है उसको आप म्यूट कर दीजिए, किसी और का ऑन है। ओके जी। CT angle डॉक्टर लुबना, अपना माइक ऑफ करें प्लीज आप। CT angle is blunted on right side. Okay. I cannot appreciate any evidence of pneumothorax or pneumomediastin in provided X-ray. No free air under diaphragm is appreciated. The visualized skeleton appears vastly unremarkable to be. So considering what do you these think? What is it then? मैं meconium aspiration के aspect सोच रहा हूँ इसमें. I will inquire about history of cesarean section.
एंड ये मोस्टली कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, 72 to 96 आवर्स के अंदर ये खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। जी मैम। ओके, ठीक है। फॉलो अप आप इसके लिए रिकमेंड करेंगे, राइट? जी मैम। जी मैम। ओके जी। एक्सरे चेस्ट एंड एब्डोमेन ऑफ स्केलेटली इमेच्योर पेशेंट। जी, मैं जस्ट एक मिनट इसको विजुलाइज कर रहा हूँ। ओके, नो No, प्रॉब्लम। it no टाइम। no 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 NG tube or ETT tube is seen in visualized X-ray. जी, So mean ठीक it's not a sick child. है। ओके, फर्स्ट लुक में तो मुझे ब्लाइंड एंडी पाउंच मिला था ऊपर, लेकिन अब मैं उस एस्पेक्ट पे नहीं सोच रहा टॉप टेफ वाले लेवल पे। आई कैन अप्रिशिएट मल्टीपल यूनिट्स या एपिफिसिस भी नहीं है, मतलब इमेच्योर चाइल्ड है। So cystic lucencies, I can appreciate multiple area of cystic lucency and linear striation, mainly in right lung in perihydral location. ओके, और फ्यूजन ऐसा सच नहीं है, न्यूमोथोरिक्स नहीं है। ओके। सो मैं फर्स्ट लुक में अगर ईटीटी अगर होती तो फर्स्ट लुक में तो मैं सोचना शुरू हुआ था कि ये कोई पल्मोनरी इंस्टिट्यूशनल एम्फाइसीमा या सिर्फ बात तो नहीं है, लेकिन चूंकि ईटीटी नहीं है, इट मींस कि वो सिक चाइल्ड तो नहीं है ये। तो ठीक इट है। स्केलेटली इमेच्योर पेशेंट है। अब दो प्रोबेबिलिटी सोच रहा हूँ, एक तो ये कि ये टीटीएन हो सकता है, ट्रांजिट किडनी ऑफ न्यूबॉर्न, और ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि न्यूनेटल नमूनिया हो सकता है। इसको भी मैं फिर गुड। फॉलो अप पे रखूंगा, इंक्वायर हिस्ट्री करूंगा फीवर वगैरह की, फॉलो अप पे रखूंगा, और अगर ये रिजॉल्व नहीं होता 48 टू 72 आवर्स में, तो फिर इसको एंटीबायोटिक पे शिफ्ट कर देंगे प्रॉब्लली। और फिर ब्लड कल्चर यूज करके हम क्लिनिकल कोलेशन करके न्यूनेटल नमूनिया दूसरी पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। ओके, गुड, ठीक है। तो आई थिंक 4 केसेस आपके हो गए ना? जी मैम। ओके, आपने ऑलमोस्ट इन केसेस पे जो आपने टाइम लगाया तकरीबन आपने 11 मिनट्स लगाया, ठीक है? जी तो अगर आपके पास 7 केसेस होते हैं और आपके पास आप कह रहे हो 20 मिनट्स होते हैं एक वाइवा के लिए, राइट? 20 मिनट्स आपने मुझे कहे ना? जी मैम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 मिनट्स में एटलीस्ट यू शुड सी 7 केसेस, आपने 4 देखे। तो मकसद मेरा ये है कि थोड़े से स्पीड आप अपनी इंक्रीज करें, क्योंकि चेस्ट एक्सरे जी में बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। यू मतलब होता है, इंपॉर्टेंट होती है डायग्नोसिस, लेकिन आप उसको रैप अप जल्दी करें, जी ठीक है? ओके, अभी अब इसको अप्रोच कैसे करना है ये तरीका मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है? और उस केसेस पे भी हम डिस्कस करेंगे। This is it came to my bring me to the topic which is called approach to neonatal respiratory distresses, distress की जितनी भी causes है हमारे पास, ठीक है? तो उसमें हमारे पास न्यूनेटल भी है, और न्यूनेटल ये सारे जो एक्सरेज हैं ये आपके पास न्यूनेट के थे। अगर आप इसको गौर करें, कोई भी आपके पास कोई मतलब बच्चे का अगर एक्सरे ऐसा नहीं था कि जो थोड़ा सा मेच्योर था या एडल्ट की तरफ जा रहा था, इट वाज ऑल एक्सरेज ऑफ न्यूनेट्स, ठीक है? अब न्यूनेट्स में रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की क्या कॉजेज होती हैं? मल्टीपल कॉजेज होती हैं, ठीक है? और वो हम अभी आपको डिस्कस करते हैं, और वो मैं आपको बताऊंगी भी कि उसको हमने कैसे आगे अप्रोच करना है। सॉरी। ओके, सबसे पहली बात तो ये है ना कि हमारे पास आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, जब भी आप एक एक्सरे को देखें, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्सरे में हमारे पास एबनॉर्मेलिटी बायलैटरल है या फिर यूनिलैटरल है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है, जो जब भी आपके पास न्यूनेट का एक्सरे लगेगा, यू विल फर्स्ट सी कि एबनॉर्मेलिटी इज इन्वॉल्विंग बायलैटरल लंग्स और इट इज इन्वॉल्विंग वन साइड ऑफ द लंग, ठीक है? सेकेंड चीज़ आपने देखनी, ह्यूमरल हेड्स को देखना है, ठीक है? क्योंकि ह्यूमरल हेड्स आपको नज़र आ जाते हैं या नज़र नहीं आते, उसके बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि प्री टर्म बेबी है, टर्म है या पोस्ट टर्म है, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट, वो लंग वॉल्यूम्स आ जाते हैं, ठीक है? तो उसको उस बेसिस पे हम, अगर हमारे पास बायलैटरल एबनॉर्मेलिटी है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज अ मेडिकल एबनॉर्मेलिटी, इट्स नॉट सर्जिकल, ठीक है? मेडिकल से मुराद मेरा ये है
कि आपने इन सारे एक्सरेज में जिसमें आपके पास बायलैटरल चेस्ट एक्सरे, बायलैटरल चेस्ट या लंग फील्ड्स में आपको एबनॉर्मेलिटी नज़र आएगी, तो आपने उसको मेडिकली ही ट्रीट करना है। मेडिकली ट्रीट मीन्स यू हैव टू डू सीरियल फॉलो अप चेस्ट एक्सरेज। ठीक है, आपने किसी भी पेशेंट को सर्जिकल पीडियाट्रिक सर्जिकल रेफरल नहीं देना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको? जी मैम। ओके, अब आ जाते हैं कि अब हमारे पास अगर प्री टर्म है तो उसमें हमारे पास हम उस अब इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। ग्रॉस हमारे पास ये 4 डिफरेंशियल्स हैं। अगर बायलैटरल एबनॉर्मेलिटी है न्यूनेट में, और तो उसमें 4 डिफरेंशियल्स है जो मोस्ट कॉमन है। एक है हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो गई, ठीक है। दूसरा हमारे पास म्यूकोनियम एस्पायरेशन हो गई। तीसरा हमारे पास हो गई ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न न्यूनेटल निमोनिया। कुछ और भी हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अगर आप ये 4 भी याद रख लेना और इन चारों को भी आप डिफ्रेंशिएट करना या डिफ्रेंशिएट ना भी करें तो एटलीस्ट आप एग्जामिनर को ये बताएं कि अगर ये चीज़ है तो मैं इस बारे में सोच रही हूँ, अगर ये चीज़ है तो मैं उस बारे में सोच रही हूँ। तो आप थोड़ी सी आपकी कैटेगराइजेशन ईजी हो जाएगी, आपकी अप्रोच वो लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपने दो चीज़ें थी। अब वी कम बैक टू योर एक्सरेज। ये आपके पास पहला एक्सरे था, ठीक है। मेरा एरो नज़र आ रहा है आपको? जी मैम। ओके, हाँ चला गया मेरा एरो। हाँ, अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि बायलैटरल आपने लंग्स को देखना है। आपको लंग्स एबनॉर्मल लग रही हैं बायलैटरली? जी मैम, ठीक वॉल्यूम है, कम था। बायलैटरल लंग्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आपको नहीं डिमार्केट हो रहा कि हार्ट किधर है और लंग्स किधर है, ठीक है। मतलब लंग्स में भी ओपेसिफिकेशन है और ये, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो दोनों लंग्स को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक हो गया। पहली चीज़ तो हमने अब जहन में हमें पता चल गया कि भाई ये तो बायलैटरल लंग प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेडिकल डिजीज़ है। मेडिकल में कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं कि या तो हमारे पास होगा हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ होगा, या मेकोनियम एस्पिरेशन हो गया, या निमोनिया होगा न्यूनेटल, और या फिर ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न होगा। अब आगे हमने इसको कैसे लेके जाना है। सेकंड, आपने ह्यूमरल हेड्स देखने हैं, ठीक है। आपने डिस्क्राइब किया कि इसमें ह्यूमरल हेड्स नहीं है। नॉर्मली हमारे पास ह्यूमरल हेड जो ऑसिफिकेशंस होती हैं वो अ, अगर आपका बेबी जो होता है वो 38 वीक्स के बाद ही इज़ बॉर्न, द बेबी इज़ बॉर्न आफ्टर 38 वीक्स, तो 80% उसमें ह्यूमरल हेड होते हैं। लेकिन अगर वो प्री टर्म है तो उसमें फिर ह्यूमरल ऑसिफिकेशन सेंटर्स आपके पास नहीं नज़र आते, ठीक है। तो आपने दूसरी चीज़ क्या देखी कि ह्यूमरल हेड हमने देख ली, ठीक है। ह्यूमरल हेड्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेशेंट क्या है, प्री टर्म। प्री टर्म हो गया। प्री तो टर्म। अब तीसरी चीज़ क्या देखनी है, लंग वॉल्यूम्स को देखने। लंग वॉल्यूम्स हम कैसे डिसाइड करते हैं कि रिड्यूस्ड है। आप देखिए कि 6 और 7 पोस्टीरियर रिब्स जो हैं वो हमारे पास कवर हो रहे हैं कि नहीं। अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एटलीस्ट 7 तक हमारे पास रेडियोल्यूसेंट आने चाहिए थी, या सॉरी लंग की एक्सपेंशन हमारे पास आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही। आपको डायफ्राम यहाँ नज़र आ रहा है, कैन यू सी द डायफ्राम मार्जिन? जी मैम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लो लंग वॉल्यूम्स है। तो अगर हमारे पास अभी इसी टेबल पे चले जाते हैं, प्री टर्म है, ठीक है, जैसे हमने देखा बायलैटरल डिजीज थी। सेकंड हमने देखा प्री टर्म था क्योंकि उसकी ह्यूमरल हेड्स नहीं थे। और फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमने देखी वो हमने ये देखा कि उसके लो लंग वॉल्यूम्स थे। तो क्या हमारे पास डायग्नोसिस हो गई? HMD। HMD, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। अब HMD का फॉलो अप हम कैसे करते हैं, 24 to 48 आवर्स, ठीक है। आपने फॉलो अप इमेजिंग करनी है, फॉलो अप एक्सरेज हमने करने होते हैं, ठीक है। फिर आपने इसमें अच्छा बताया कि इसमें हमारे पास जो है बाल लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दे आर डायलेटेड। तो हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज बहुत ज़्यादा किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? नेक के साथ। सॉरी, नेक नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस के साथ, ठीक है। तो नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस में हमारे पास क्या फीचर्स होते हैं, डायलेटेड बाल लूप्स होते हैं, उसके बाद निमेटोसिस कोलाई होता है, पोर्टल वीनस गैस हो सकती है जो आपने कमेंट की। आई एम नॉट सेइंग कि आपने नहीं, लेकिन आप उसके साथ एग्जामिनर को ये भी कह सकते हो कि although the included image shows this one, but I would like to have a complete image of the abdomen to entirely exclude the entire necrotizing enterocolitis, ठीक हो जी गया। जी। फिर न्यूनेटल में एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप सारा डिस्क्राइब कर दें तो आप प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरिक्स, न्यूमोमेडियास्टिनम पे कमेंट करें,
ठीक है, आई कैन नॉट अप्रिशिएट एनी न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोमेडियास्टिनम एंड न्यूमोमेडियास्टिनम मुझे नहीं नज़र आ रहा, न्यूमोपेरिटोनियम नहीं नज़र आ रहा, इसके अलावा न्यूमोमेडियास्टिनम नहीं नज़र आ रहा और न्यूमोथोरैक्स भी मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने कमेंट कर ली। उसके बाद लाइंस पे ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, हमारे पास जो न्यूनेट्स के एक्सरेज होते हैं उनमें लाइंस आपके पास एनजी ट्यूब होगी, ईटीटी ट्यूब होगी, सेंट्रल लाइंस हो सकती हैं आपके पास अम्बिलाइकल वीनस कैथेटर, अम्बिलाइकल आर्टरी कैथेटर होता है। ठीक है, वीनस कैथेटर की ये है कि वो लिवर पे आपको नजर आएगा। ठीक है, एंड आइडियली इट शुड बी टचिंग द डायफ्राम, मतलब अगर हम उसको कहें ना तो वो आईवीसी यहाँ पे उसको टच करना चाहिए। अगर इधर आपको एक लाइन नजर आ रही है जो यहाँ तक पहुंची है तो आप उसको कहें कि दिस इज पोर्टल अम्बिलाइकल वीनस लाइन। ठीक है, अम्बिलाइकल वीनस कैथेटर है। ठीक हो गया, तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये, अब हम इस एक्सरे पे जाते हैं। अब इसको आप मुझे बताएं, अब आपको मैंने डिफरेंशियल्स भी बता दिए, अब आप इसको मुझे बताएं आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे। पहली चीज क्या देखनी है? लंग वाली पहले मेच्योरिटी चेक करनी है, प्री मेच्योर, प्री पहले टर्म है आपने या टर्म। बायलैटरली देखनी है, बायलैटरल है जी लंग्स इन्वॉल्व हैं कि यूनिलैटरल। आपने कहा था कि ये प्लीथोरा है। प्लीथोरा क्या होता है? वो इंक्रीज वास्कुलर मार्किंग्स हमारे पास ज्यादा हो जाती है। आपको ये प्लीथोरा नजर आ रहा है? इधर देखें, इधर इसकी ओपेसिटीज को देखें। अब नहीं लग रहा, लेकिन उस टाइम ठीक है, लगा था। दीज आर रोप लाइक ओपेसिटीज अगर आप देखें, जिसको हम कहते हैं कुछ कुछ जी मैम। ब्रोंकोस ये सिस्टिक चेंजेस भी नजर आ रही हैं। ठीक है, थोड़े जी प्रोमिनेंट जी। ब्रोंकाई होंगे, लेकिन इस एरिया को पर्टिकुलरली आप देखें तो दीज आर नॉट प्लीथोरा, दिस इज ओपेसिटीज। प्लीथोरा जो होता है वो आपके पास पतली लाइंस होंगी, इतनी मोटी मोटी नहीं होंगी। ठीक है, तो अब इसको आप जी डिस्क्राइब करें तो आपकी क्या कैटेगरी में क्या चीज आएगी? बाइलैटरल सिमेट्री का चेंजेस है, टर्म ठीक है, पेशेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज है, कोई ठीक है, न्यूमोपेरिटोनियम न्यूमोथोरिक्स या न्यूमोमेडियास्टिनम नहीं है। ठीक है, रोप लाइक ओपेसिटीज है। ठीक है। अब 3 डिफरेंशियल आ जाएंगे, वही निमोनिया हो सकता है, जी, मेकोनियम एस्पिरेशन हो सकता है और ठीक है, टीटीएन हो सकता है। टीबीएन हो सकता है। ठीक है, इसमें आपने फिर अब हिस्ट्री कोरिलेशन, प्रीवियस इमेजिंग इंपॉर्टेंट होगी। हिस्ट्री कोरिलेशन क्या होगी कि कोई हमारे पास आपको उसने फ्रैक्चर दिया होगा कि भाई पेशेंट जो है वो उसका जो है वो म्यूकोनियम स्टेंट फ्लूइड था। ठीक है, ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, या फिर हमारे पास जो उसका कोई एपोक्सिया के साथ उसने और प्रेजेंट किया था, साइनोसिस जिस वक्त उसने हुआ था, तो इस तरह के आपको, या लेंथ ऑफ जो उसका हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ लेबर है उसकी आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। ठीक है, सो इस दिस वाज ये वाला जो केस है, दिस वाज द केस ऑफ म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। अब इसमें कोई लाइंस नहीं है। ठीक है, जी इंक्लूडेड सेक्शन ऑफ द एब्डोमेन में कोई न्यूमोपेरिटोनियम, हमें अच्छा खासा जो है गैस्ट्रिक बबल नजर आ रहा है, बाकी बोन्स भी ठीक है। इसको अब हम इसमें हाइपो या लो वॉल्यूम लंग्स नहीं है। आप इसके पोस्टीरियर रिब्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंचे हुए हैं लंग्स। लो वॉल्यूम लंग्स नहीं है। सो इफ इट इज लो वॉल्यूम लंग्स है, बायलैटरल डिजीज है with no ossification of humeral heads, तो this is most likely preterm baby with hyaline membrane disease। और अगर आपके पास हाइपर एक्सपांडेड लंग्स है तो फिर आपके बाद बाकी 3 डिफरेंशियल्स हो जाएंगे। तो फिर आप इसमें डिफरेंशियल्स कहोगे एंड देन यू विल से आई वुड लाइक टू कोरिलेट विद द प्रीवियस इमेजेस, आई वुड लाइक टू सी द क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इफ द पेशेंट हैज एनी history of meconium aspiration during birth, and I would also like to correlate if the patient is having any in abnormal labs। ठीक है, निमोनिया के केस में मैं आपको कह रही हूँ। जी ठीक हो गया, तो इस तरह जी हो गया। अब ये थर्ड केस आपके पास था। दिस इज वेरी डिफिकल्ट केस, आई नो कि ये इसको कहना, इस पे डायग्नोसिस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपने अप्रोच वही रखनी है। ठीक है, अगर आप इसको देखें, अगर आप यहाँ पर फोकस करें, आपके पास यहाँ पर ओपेसिटीज नजर आ रही हैं, इधर जी आ रही मैम। हैं। ठीक है, इधर आपके पास कुछ कुछ ओपेसिटीज नजर आ रही हैं, लेकिन अब इसमें आपको ऑसिफिकेशन सेंटर, ये वाला ऑसिफिकेशन सेंटर आपको नजर आ रहा है, जी मैम। ऑसिफिकेशन सेंटर नज़र आ गया। ठीक है, इस साइड पर भी देखें, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ ओपेसिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस पे फिर आप वही, इसमें लो लंग वॉल्यूम्स नहीं, अगर आप देखें यहाँ पे इफ्यूजन भी है, थोड़ी सी ब्लंटिंग है इस एंगल की भी और इस एंगल की भी। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे हम इसको फिर वही 3 डिफरेंशियल्स देंगे। लेकिन ये वाला जो केस था, दिस वाज जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। इसमें आप एक चीज़ पे कभी भी हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि भाई दिस इज दिस, ये, लेकिन ये न्यूनेटल निमोनिया का केस था और इसमें हम लैब्स के साथ कोरिलेशन हम करते हैं और फॉलोअप इमेजिंग हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जी ये एक चीज़ आ रही है, बट इट्स नॉट श्योर कि ये अम्बिलाइकल वीनस कैथेटर है या कोई और लाइन है जो उसके एब्डोमेन में पड़ी है।
तो अगर फिर आपसे वो पूछे कि भाई आप लाइंस पे कमेंट करें, तो फिर यू विल आस्क हिम कि अगर एब्डोमिनल पे हमने ये डिसाइड भी करना है कि अम्बिलिकल वीनस कैथेटर है या आर्टीरियल कैथेटर, आपके पास फुल एब्डोमिनल इमेज होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन जनरली अगर वो कहे कि नहीं इमेज नहीं है, इसी पे डिसाइड कर, तो लिवर पे अगर आपको कोई कैथेटर नज़र आ रहा हो जो यहाँ तक पहुँचा हो, तो वो हमारे पास अम्बिलिकल वीनस कैथेटर है। लेकिन इफ़ इट इज़ लो लाइंग, तो फिर आप कह सकते हो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये डिस्प्लेस्ड है। ठीक हो गया? जी मैम। जी ओके। मैम। लास्ट केस था आपका ये वाला। इसमें भी अगर आप दोनों लंग्स को देखें, दोनों लंग्स में आपको ऐसे ऐसे लीनियर ओपेसिटीज नजर आ रही हैं, जी मैम, आ रही बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें लीनियर ओपेसिटीज भी हैं हमारे पास, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी है, लेकिन लंग वॉल्यूम इट इज नॉट रिड्यूस्ड। मेरा आई इसमें एक मिनट, ये चीज इसमें मैम मेरे जी इसमें सेंटर नहीं आ रहा था, जो जिस चीज ने कंफ्यूज किया था मुझे मेनली। क्या आपको नजर नहीं आ एचएमडी रहा था? एपिफेजियल सेंटर ह्यूमरस के। सॉरी, मैं दोबारा चली जाती हूँ, कहाँ चला गया? जी जी, एपिफिसिस मैंने सेंटर ओके फाइन, यू आर जस्टिफाइड कि मुझे नहीं नजर आ रहे, तो उसने आपको कंफ्यूज किया, इट्स ओके। तो उसमें फिर जब आपको नहीं नजर आ रहे या एक्सरे में इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? मैम आपने हिस्ट्री फिर भी चारों जाएंगे फिर डिफरेंशियल्स माइंडली। बोलने हैं, जी ठीक है। आपने फिर चारों मैम। डिफरेंशियल्स बोलने हैं। इसमें आप देखें कि यहाँ पर थोड़ी सी रेटिकुलर लाइंस है, इस तरह ये देखिए, ये एक लाइन नज़र आ रही है आपको, ये एक लाइन नीचे जाते हुए नज़र आ रही है। इसी तरह लेफ्ट लंग इसका क्लियर नहीं है। आई कुड नॉट फाइंड अ बेटर इमेज ऑफ ट्रांजिएंट टिकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न, बट आई मेंट टू से इज दैट कि अगर आपके पास बायलैटरल लंग डिजीज़ हो, फिर आपने ह्यूमरल, आपने ऑसिफिकेशन सेंटर्स को देखना है, एंड देन यू हैव टू चेक द लंग वॉल्यूम्स। और जब आप ये तीनों चीज़ें, तो उस पे उसके ऊपर आप उसको फिर अदरवाइज इफ़ यू कैन नॉट कैटेगराइज इट, तो आप सिंपली उसको लो लंग वॉल्यूम से तो हम हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ को आउट कर सकते हैं क्योंकि वो प्री टर्म होगा, लेकिन बाकी तीन में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। तो फिर आप उसमें लैब्स कोरिलेशन, प्रीवियस इमेज कोरिलेशन और उस पेशेंट की सीरियल फॉलोअप, ये वाला पेशेंट जो होगा, जो आपके पास ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न होगा, वो विद इन 72 आवर्स आपके क्लियर आउट हो जाएंगे, उसके लंग्स बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है, ही विल बी कम्प्लीटली नॉर्मल। तो वो एक आपके पास एक एक्सक्लूजन हो जाएगी कि ओके दिस इज द केस ऑफ ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न, इट्स नॉट म्यूकोनियम एस्पिरेशन एंड इट्स नॉट न्यूनेटल निमोनिया, ठीक है। जी इसी मैम। तरह अगर न्यूनेटल निमोनिया है तो उसको फीवर भी होगा, उसके लैब्स भी डिस्टर्ब होंगे, क्लिनिकल इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी हमारे पास इंक्रीज्ड होंगे, ठीक है। और इस इमेज में जी आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास जो है ये बाल लूप्स नज़र आ रहे हैं, न्यूमोपेरिटोनियम नहीं है, पोर्टल वीनस गैस नहीं है, तो इस पे आप यू गेन एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक हो गया। जी तो जी जी मैम। दिस इज द वे ऑफ अप्रोचिंग कि अगर आपके पास कोई भी न्यूनेट है और वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो आपने उसको अप्रोच कैसे करना है, ये तीन चीज़ें देख के, बायलैटरल डिजीज, लंग वॉल्यूम्स एंड ऑसिफिकेशन सेंटर्स, एंड देन यू कैन दिस। अगर आपको ये चीज़ में से कोई भी एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो ये चार डिफरेंशियल्स आप बेधड़क बोल सकते हो। फिर आप उसको कहो कि भाई अगर ये है तो हम इसके साथ कोरिलेट करेंगे, ये है तो इसके साथ कोरिलेट करेंगे, ठीक हो गया। जी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? मैम, क्लियर कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम जी, जी जी। मैम जो ये वाला एक्सरे है इसमें तो ऐसे लग रहा था जैसे इंट्राम्यूरल एयर आ रही है, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस लग रहा था। एक्सरे इसका चेस्ट एक्सरे नॉर्मल लग रहा। देखिए चेस्ट एक्सरे, अगर आप एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी ना कि आप एक न्यूनेट्स के नॉर्मल चेस्ट एक्सरे देख लें। आपके नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में ये इस तरह की ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, दीज आर वेरी सटल फाइंडिंग्स, ठीक है। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में आपको बिल्कुल ठीक ठाक जो है आपके पास वस्कुलर मार्किंग्स इस तरह नॉर्मल नज़र आती होंगी, क्योंकि बच्चा सुपाइन में लेटा होता है, उसकी इमेज ऐसी ली जाती है, ठीक है, कि वो हमारे पास है। इसमें मैं ये नहीं कहती कि इसमें इंटायरली नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है, हो सकता है इसमें अर्ली फीचर्स हो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के, ठीक है। तो वो चीज़ें आप कह सकते हो इसके साथ कि भाई डायलेटेड बाल लूप्स हैं, लेकिन मुझे पोर्टल वीनस गैस नज़र नहीं आ रहा, मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही। लेकिन आपने चेस्ट को एक्सक्लूड नहीं करना, आपने एग्जामिनर से फिर हिस्ट्री पूछनी है कि भाई वो एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट हुआ है या वो चेस्ट के डिस्ट्रेस के साथ प्रेजेंट हो रहा है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। इसमें आप बाल लूप्स दे आर डायलेटेड, आप उसको कहोगे कि इसमें डायलेटेड है। किसी ने लिखा है कि वी शुड डू सीरियल एक्सरेज 24 आवर्स, इट्स यूजुअली फॉर हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज इज 24 to 48 आवर्स, डिपेंड्स कि वो पेशेंट किस तरह आपके पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन 24 to 48 आवर्स इसका रिकमेंडेड टाइम है,
ठीक है, एब्डोमेन पे ज़रूर कमेंट करना है। अगर आपको नज़र आ रहा है, सॉरी, अगर आपको नज़र आ रहा है कि भाई एब्डोमेन उस चेस्ट एक्सरे में पार्टली इंक्लूडेड है या फुल इंक्लूडेड है, जैसे भी है, आप उस पर ज़रूर कमेंट करें। किसी और का कोई क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड? अदरवाइज आई विल मूव टू द अदर वन। देखिए, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांजिएंट टिकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न एंड न्यूनेटल निमोनिया। मैंने आपको कहा है कि इमेजिंग पे आप नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, आपने डिफरेंशियल्स देने। जब आप डिफरेंशियल्स दोगे तो फिर आपके बाद न्यूनेटल निमोनिया में पेशेंट्स को और भी फीचर्स होंगे, उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज्ड होंगे और वो चीज़ प्रोग्रेस होगी, वो और फर्दर। अगर शुरू में आपके पास इस रेटिकुलेशंस है या फिर आपके पास रोप लाइक ओपेसिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप उसकी सीरियल एक्सरेज करते जाएंगे 24 टू 48 आवर्स में। बल्कि अगर आपके पास, आप दो पॉसिबिलिटीज़ अभी जहन में रख रहे हो, TTN रख रहे हो, न्यूनेटल निमोनिया रख रहे हो, तो आप उसका 72 आवर्स पे एक्सरे करो, तो जो न्यूनेटल निमोनिया होगा वो वर्स होता होगा जाएगा, ठीक है। और जो ट्रांजिएंट डिकिपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न होगा वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि उसका जो वाटर होता है वो सारा वॉश आउट हो जाता है हमारे पास। ठीक हो गया? सो आई होप इट्स क्लियर। अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आप अनम्यूट कर लें, नो प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं है मुझे। आई कैन गो ऑन देन। जी, diagnosis of मैम if pneumothorax develop in RDS, how we will proceed in। देखिए, न्यूमोथोरिक्स हमेशा याद रखें, न्यूमोथोरिक्स हो, न्यूमोमेडियास्टिनम हो या फिर न्यूमोपेरिटोनियम हो, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी चीज़ न्यूनेट में डेवलप होगी, दैट इज़ एन इमरजेंसी। आपने उसी वक्त उसको अर्जेंटली, जो उसका रेफरिंग डॉक्टर है, क्लिनिशियन है, फिजिशियन, आपने उसको इन्फॉर्म करना है कि इस पेशेंट को ये चीज़ डेवलप हो गई है। और वो अगर बहुत बड़ा न्यूमोथोरिक्स है और वो जो है हमारे पास मास इफेक्ट भी कर रहा है, कॉन्ट्रोलैटरल, जिसको हम टेंशन न्यूमोथोरिक्स कहते हैं, अगर वो चीज़ हो रही है तो फिर वो उसमें चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब डाल देते हैं। अगर नहीं कर रही वो चीज़ें, फिर उसके बाद वो उसको फॉलो अप करते हैं। लेकिन दैट इज़ एन इमरजेंसी फाइंडिंग्स। अगर हमारे पास न्यूमोथोरिक्स है, न्यूमोमेडियास्टिनम है, न्यूमोपेरिटोनियम है, यू हैव टू कमेंट कि ये इमरजेंसी है और इट रिक्वायर्स अर्जेंट सर्जिकल दिस। ठीक है, ये फोर्थ केस था जो अभी मैंने लगाया हुआ, इसकी डायग्नोसिस ट्रांजिएंट टिकिपनी ऑफ द न्यूबॉर्न है। ठीक है, BPD ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया जो होता है वो जब हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज जो होती है उसको जब हम ऑक्सीजन उसकी थेरेपी करते हैं, हाई जो उसका लेवल ऑफ ऑक्सीजन उसको हम देते हैं, उसके उसके बाद वो चेंजेस आते हैं। लेकिन उसमें हिस्ट्री ये होगी कि उस पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री होगी हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज की, एंड दिस पेशेंट इज प्रेजेंटिंग ऑन 27 डे जो आपके पास एक्सरे होगा, क्योंकि 27th डे से पहले हाइलाइन जो ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया वो डेवलप नहीं होता। तो उसमें ये फाइंडिंग आपको हेल्प करेगी कि यू विल कोरिलेट विद द प्रीवियस इमेज एंड एक्सरे, अगर पेशेंट प्रीवियसली ही इज अ केस ऑफ हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, या फिर हमारे पास ट्रांजिएंट टिकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न है, सॉरी नॉट ट्रांजिएंट टिकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न, मेकोनियम एस्पिरेशन है, और वो ट्रीट किया गया है विद द हाई ऑक्सीजन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसको कौन सी एक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, जिसके बाद उसमें हमारे पास ये चेंजेस डेवलप होती, बट दैट टेक्स 4 वीक्स टाइम अप्रॉक्सीमेटली। तो जब तक आपके पास 4 वीक्स का टाइम नहीं होगा तो यू विल नॉट से कि ये ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया है। ओके, प्लीज मार्क एपिफिसिस। एपिफिसिस जो है, मैं पिछले वाले में चली जाती हूँ, सॉरी, ये ठीक है, ये आपके पास ह्यूमरल हेड एपिफिसिस है। सो नॉर्मली ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं आफ्टर जो है एक टर्म पे जब बेबी होता है तो उसके हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, बट इट इज़ लेस लाइकली कि एक प्री टर्म में हमारे पास होंगे, क्योंकि ये बनते ही 38 वीक्स पे। ठीक है, ह्यूमरल हेड जो ऑसिफिकेशंस है 36 टू 38 वीक्स पे बनती है। तो अगर एक बेबी टर्म पे पैदा होगा तो उसमें आपको नज़र आएंगे, अगर बेबी टर्म पे पैदा नहीं होगा तो आपको नहीं नज़र आएंगी। तो मैम एक क्वेश्चन है जी, कि मैम जो ये BPD और पाई वगैरह है, ये एज सीक्वल चलेंगे RDS के? सॉरी, BPD और पाई पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा जो होता है, जिसमें देखिए, रेजिस्टेंस ये जो बनती है है। ये, हाँ एग्जैक्टली ये जो है ये सारे चल रहे होते हैं साइड बाय साइड, लेकिन BPD अगर आप इस केस को पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइजीमा कहेंगे तो उसमें वो आपके पास इफ्यूजन्स होंगे और आपके पास जो होते हैं बायलैटरल ऐसे लीनियर सी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो आपके पास रेडिएट करती हैं। लेकिन अगर आपके पास BPD है तो BPD को आपने डायग्नोसिस ही 1 मंथ के बाद करना है।
लेकिन पल्मोनरी मैं आपका इंटरस्टिशियल एम्फाइजीमा जो है ना, इट कैन हैपन बिफोर, मतलब इट कैन हैपन इन एनी टाइम बिटवीन, कि एक पेशेंट जो है वो हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज का है, उसको ट्रीटमेंट हो रही है बीच में उसको पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइजीमा डेवलप हो गया। मैम यूजली तो वो बच्चे उनको ईटीटी डली होगी ना कम से कम, हम उस बेसिस पे रूल ETT कर सकते हैं मेनली। एग्जैक्टली, उस पे ETT ट्यूब डेफिनेटली होगी। जी थैंक यू। पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइजीमा में हमारे पास देखिए इसमें बस आपने फिर डिफरेंशियल्स में वही करने, आप इसको एग्जैक्टली एक एक्सरे पे कभी नहीं कर सकते हो डायग्नोसिस, लेकिन दीज आर यूजुअली सीक्वल ऑफ हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। ठीक है, चलें जी, हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? जी मैडम, मैं लूँगा नेक्स्ट केसेस। ओके जी, आपके लिए ये चलें, ये आपका फर्स्ट एक्सरे है। मैं टाइमर स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि हमें टाइम पता चले कि टाइम कितना लगा। जी स्टार्ट हो जाइए। Okay, this is a X-ray chest and abdomen supine view of a newborn baby, where I can see that nasogastric tube is seen on its normal position, and I can see that multiple radiolucencies are appreciated in the left hemithorax with mediastinal shift towards the right side. However, there is some volume loss on the right side, and I can appreciate that the diaphragm on the left side is intact on its normal position, as it could be also appreciated that NG tube in its normal left sided position, not going into the left hemithorax. So Okay. it's a pulmonary pathology, not diaphragmatic hernia. So on the basis of these radiolucencies and mediastinal shift, my first differential is congenital cystic adenomatoid malformation, and and my and I am looking in the abdomen. That is, but in the abdomen I can see there is positive of the bowel loops. So it my second differential is congenital diaphragmatic hernia. Okay. Yes, madam. These are the my two differentials. CCAM and congenital diaphragmatic hernia. तो मैडम जो इसमें कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के जो ऑपोजिट जा रहा है वो NG2 अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, अगर वो होता तो अंदर जाता उसके साथ, Okay. तो स्टोमक में होता ना। ठीक है। तो बस ये मैडम मेरे दो पॉइंट्स हैं, आगे इसको फर्दर मैं अब Manage, how will you manage the case? मैडम जो इन मैनेजमेंट में CCAM में तो सर्जिकली रिमूव करते हैं, क्योंकि एक साइड लंग की ये इन्वॉल्व है, ये सर्जिकल पैथोलॉजी होगी। और जो डायफ्राग्मेटिक हर्निया है मैडम, उसको भी सर्जिकली रिपेयर करेंगे। और इसमें फर्दर आई थिंक सो के मैडम बेरियम देते हैं और उससे फिर कंफर्म हो जाएगा। अगर गट लूप, अगर लेफ्ट हेमिथोरक्स में गट लूप में कंट्रास्ट गया है तो देन वी विल कंफर्म दैट दीज आर डायफ्राग्मेटिक हर्निया। ओके, कोई और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? मैडम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, बच्चा है तो अल्ट्रासाउंड करके कट लूप देख लेंगे चेस्ट के अंदर। ठीक है। मूवमेंट आएगी पेरिस्टालसिस की। यस मैम। ओके फाइन, ठीक है, दूसरे केस पे चलते हैं जी। दिस इज ए एक्सरे न्यूबॉर्न spine view, chest and abdomen. Here I can see that the right lung is unremarkable, normal aerated, and left-sided some radio opacity. Left lung is somewhat radio opaque. However, CP angles are sharp. Cardiac size is normal, and in the abdomen, I can see that there is no pneumoperitoneum, and bowel loops pattern is normal. But here in this case, I am looking that the mandible is I think so it's low level.
क्यों आप लो but लेवल कह रहे हैं? Madam, I was thinking about spranger deformity, but here in this case, scapula are its normal levels. Scapula हाँ are normal. स्कैपुला तो ठीक है, तो And स्ट्रैंगल डिफॉर्मिटी yes, सुना madam. हुआ है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. Hmm. मैडम ये एक ये ट्यूब नजर आ रही है. इट्स इन द एब्डोमेन. आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस. ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसको छोड़ दें। आप इस पे जाएं। इसका मैं दूसरा, ये एक पेशेंट का अर्ली एक्सरे हुआ, उसके बाद कुछ टाइम बाद ये एक्सरे हुआ है। मैडम दोबारा पहले वाला दिखा देंगे. ओके. मैडम पहले एक्सरे के ऊपर राइट साइड पे ओपेसिटी है और दूसरे एक्सरे पे लेफ्ट साइड पे रेडियोल्यूसेंसी है. तो ये सॉरी फिर सॉरी, पहले इंस्पायरेटरी एक्सरे पे क्या है आपके पास? पहले एक्सरे पे आपके पास क्या है? मैडम पहले एक्सरे में मेरे पास राइट साइड पे रेडियोल्यूसेंसी है और लेफ्ट साइड पे ओपेसिटी है, लेफ्ट ओके, लंग में. तो और एबनॉर्मल कौन सेकंड सा साइड एक्सरे है? में पहले आप मुझे इस एक्सरे पे एबनॉर्मल साइड बताइए। मैडम मैं इसमें वो एक्सपिरेशन भी देखूंगा. एक्सपिरेशन पे मैं बताऊंगा कि कौन सी अबनॉर्मल साइड है, क्योंकि जिस जहां पे एयर ट्रैपिंग होगी वो फिर अबनॉर्मल होगी. नहीं, एयर ट्रैपिंग नहीं, इस पे मुझे बताइए। मैडम इसमें लंग मार्किंग जिस साइड पे रिड्यूस होंगी वो वाली अबनॉर्मल होगी. नो आई एम लुकिंग. मैडम राइट साइड पे लग रहा है थोड़ा. अच्छा, लंग मार्किंग थोड़ी चले कोई रिड्यूस बात है. नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब इस पे बताइए कि अब क्या हुआ। पहले वो एक्सरे था, अब ये हो गया। मैडम अब जो है ना, लेफ्ट पे रेडियोल्यूसेंसी है और राइट पे ओपेसिटी आ गई है. तो ये मेरा ख्याल एक्सपायरेटरी व्यू है जिसपे मैडम एयर ट्रैपिंग हो गई है लेफ्ट साइड पे. कोई फॉरेन बॉडी का ये केस हो सकता है मैडम, जिसमें इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी व्यू करवाया है. न्यूनेट I है, don't- रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ प्रेजेंट हुआ है। न्यूनेट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। Unit with respiratory distress. नो मैम, मुझे अब समझ नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम डिस्कस कर लेंगे। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि हम आपको समझाएं, आपको अप्रोच करना सिखा दें। फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हम क्लियर आउट कर लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलें जी, इस पे बताइए आपका तीसरा एक्सरे। X-ray chest of a newborn child spine view. I can see multiple radiolucencies are seen in the right hemithorax, and the diaphragm on the right side is intact. Mild mediastinal shift towards the left side. No pleural effusion. Finding and bones and soft tissues are unremarkable. Findings are consistent with congenital lobar emphysema. Next for surgical referral and removal of this congenital lobar emphysema. However, in this X-ray, I am unable to see any tubes and any underlying any procedure not appreciated. एक मिनट, आपने कंजेंटल लोबार एम्फाइजीमा का है राइट साइड पे? No, scam बोला है. Congenital cystic adenomatoid malformation. ओके ओके फाइन, ठीक है। Yes, तो उसके हम इसका फिर पीडियाट्रिक सर्जिकल रेफरल कर देंगे, राइट? yes, yes. कोई और डिफरेंशियल? मैडम इसमें कोई और डिफरेंशियल तो मैं नहीं, कोई नहीं है मैडम. यही है मैडम एक. मैडम वो हो सकता है वो फॉरेन बॉडी हो सकती है, लेकिन उसमें इस तरह करके सिस्टिक लीजन नहीं होगी. सिस्टिक अपीयरेंस इसमें टिपिकली आ रही है. मल्टीपल सिस्ट आ रहे हैं. डायफ्राम इंटैक्ट है, इसलिए जो डायफ्रागमेटिक हर्निया वो रूल आउट हो गया. अच्छा और ठीक है, कोई लाइन है इसमें? इस पे मुझे मैडम ये राइट साइड पे मुझे लग रहा है कि जैसे कोई सेंट्रल वीनस लाइन हो राइट साइड पे. लेकिन वो अब नॉर्मल है, नॉर्मल है? मैडम नॉर्मल है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। ये आपका लास्ट केस। Okay. This is a X-ray chest of in AP view in a sitting position. Here I can see that the trachea in the central cardiac size is unremarkable.
normal, and I can see that a radio opacity which is elongated in shape in the right, just near to right hot border, Mm-hmm. and I am thinking on the line of Vino-Lobar syndrome, if there is giving a sword sign, Turkish sword sign, but the right-sided lung volume is normal. Bilateral scapula in their normal positions. I am looking at the bones that are unremarkable. No air under the diaphragm, no pneumothorax, no pneumomediastinum. So what's your diagnosis and what will you do next? मैडम मेरा जो डायग्नोसिस है वो राइट साइडेड जो है वो पार्शियल अनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न पे ही जा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट? मैडम नेक्स्ट इसमें सिटी एंजियोग्राफी करेंगे और उसमें मैं देखूंगा कि इसकी जो अनोमलस वेन है उसकी ड्रेनेज कहाँ पे हो रही है, आईवीसी या फिर राइट एट्रियम में। मैडम पेशेंट को जो है रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है, थोड़ा बड़ा बच्चा है। यस मैडम। मैडम Recurrent in this chest case I infections can are ये। appreciate that retrocardiac region I can see an haziness area with some crowding of the vessel. It could be a retrocardiac sequestration, and yes, further I will do a autogram and will see the its arterial supply. Okay. And will confirm either it is sequestrum. सीक्वेस्ट्रम अगर है, पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रम, आई एम सेइंग कि ये पेशेंट है जिसको रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ये कौन सा टाइप ऑफ सीक्वेस्ट्रम है? इंट्रालोबार है, एक्स्ट्रालोबार है? मैडम इंट्रालोबार। क्यों? You should justify your answer कि इंट्रालोबार क्यों है हमारे पास। मैडम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इस वक्त। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो इट्स ओके, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा आपने इस पे जो है टोटल टाइम लिया है 11 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड अपने आपने इंक्रीज करनी है, कोई ये मैं फीडबैक आपको देना चाहूँगी। ठीक है, ओके। जी मैडम। तो केसेस जो थे ये वाले जो कॉजेज थे, अब इस पे हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, और इसमें क्या एबनॉर्मलिटी थी, मैं ये डिस्कस कर लूँ, फिर मैं चैट्स पे भी क्वेश्चंस देखती हूँ, और फिर जिसका कोई भी क्वेश्चन। जी क्या ज्यादा हो गया? मुझे सॉरी आवाज नहीं आई। जी मैडम। अच्छा ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि इस तरह के अगर केसेस हो तो हमने उसको फिर कैसे अप्रोच करना है, कैसे मैनेजमेंट करनी है, और हमारे ख्याल में वो क्या चीज़ होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यूनिलैटरल डिजीजेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो पिछले हमने स्लाइड में डिस्कस किया वो थे बायलैटरल डिजीजेस। ठीक है, अगर आपके पास बायलैटरल लंग्स में एबनॉर्मलिटी है और न्यूनेट है तो वो मेडिकल आपने उसको मैनेजमेंट करनी। मेडिकल मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि उसमें आपके सीरियल फॉलोअप एक्सरेज होंगे। ठीक हो गया। अब ये जो जितने भी केसेस मैंने ये वाले 4 आपको दिखाए, ये वो केसेस थे जिसमें हमारे पास यूनिलैटरल डिजीज थी। ठीक है, तो यूनिलैटरल डिजीज में हमारे पास 4 डिफरेंशियल्स आते हैं। वैसे बहुत से हैं, हम उसको आप डाल सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो आपको याद भी रहेंगे और जो आपने मेन जो वो होते हैं बोलना होता है एग्जाम में, क्योंकि आप बहुत से 10 या 9 डिफरेंशियल्स भी याद कर लें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्जाम में 3 या 4 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट से ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हो। ठीक है, एंड और गुड अप्रोच यही होती है कि आप हमेशा 3 या 4 से ज़्यादा डिफरेंशियल्स याद भी मत कीजिए किसी भी पैथोलॉजी के लिए और किसी भी डिजीज़ के लिए। जो मोस्ट कॉमन फर्स्ट 3 होंगे, फर्स्ट 4, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, नाउ यूनिलैटरल डिजीज़ है तो इसकी मैनेजमेंट हमेशा हमने सर्जिकल करनी, मतलब पीडियाट्रिक सर्जिकल टीम को वो रेफर होगा पेशेंट। ठीक हो गया, जो मेडिकल थी वो हम मेडिकल सिर्फ। अब उसमें 4 आ गए, कंजेंटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया हो गया, सीपैम हो गया हमारे पास। ठीक है, कंजेनिटल लोबार एम्फाइजीमा हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन हो सकती है। ठीक, ये 4 डिफरेंशियल्स आप अपने जहन में रखें। अब हम आते हैं आपके केसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला आपका केस ये था। ठीक है,
इसमें आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि भाई ये हमारे पास मल्टीपल मल्टीलोकुलेटेड सिस्टिक चेंजेस हैं जो कि लेफ्ट साइड ऑफ हीमोथोरैक्स को इन्वॉल्व कर रही हैं, और उसका मेडियास्टल शिफ्ट भी है। एनजी ट्यूब आपको नीचे स्टमक में नज़र आ रही है, बट दिस इज़ नॉट अ हार्ड फास्ट रूल कि अगर आपके पास एनजी ट्यूब स्टमक में नज़र आ रही है तो ये कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया नहीं हो सकता, और ये सीपैम ही होगा। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है ना कि स्टमक नीचे एब्डोमेन में ही पड़ा हो, सिर्फ बाल लूप्स ऊपर चले गए हों। ठीक हो Yes. गया। अब Yes. इसमें क्या आपने करना होता है कि आपने एनजी ट्यूब के बारे में कमेंट किया, इट वाज वेरी गुड कि आपने इसके बारे में कमेंट किया। सुपाइन रेडियोग्राफ है, पॉसिटी है ऑफ द बाल लूप्स। दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि देखिए सारे बाल लूप्स ऊपर चले गए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको पॉसिटी नजर आ रही है। ठीक है, आपको गैस नहीं नजर आ रही। दूसरी बात ये, इसमें आप डायफ्राम की लाइन को ज़रूर फॉलो करें। आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट डायफ्राम की लाइन नज़र आ रही है कि डायफ्राम कहाँ पे, जिस तरह हमें यहाँ पे एक डायफ्राम नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसने लिवर और लंग को, यहाँ पे आपको नहीं सेपरेट हो रहा है कि डायफ्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किधर से सेपरेट हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखें, ये एक बबल है जो कि इधर ऊपर ऊपर भी है नीचे भी है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको डायफ्राम कंसिडर करें, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर डायफ्राम नहीं है हमारे पास, इसीलिए ये ऊपर और नीचे दोनों एरिया पे हमें जो है गैस ल्यूसेंसीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो अगर हमारे पास ऐसा कोई इमेज आपके पास आए, तो आपके पास दो डिफरेंशियल्स होते हैं। पहली बात तो इसमें ये होगा कि यूनिलैटरल एब्नॉर्मैलिटी। यूनिलैटरल क्यों है? बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग द वन साइड ऑफ द लंग, सो फॉर श्योर दिस इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सेकेंड, आप इसमें क्या करें, आपने डायफ्राम को आउटलाइन के बारे में कमेंट करना है। इवन अगर उस वक्त आप एग्जाम की स्ट्रेस में आपको नजर नहीं भी आ रहा है, तो आप उसको कहें कि आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर द डायफ्रेगमेटिक आउटलाइन विच अपीयर्स टू बी हेजी, इल डिफाइंड, आई कैन नॉट सी इट क्लियरली। कुछ आप इस तरह के कमेंट्स बोल दें, ठीक है, फॉर श्योर शॉर्ट आप नहीं करने। तो उसके बेसिस पे फिर आप कहें कि भाई इसके फिर दो डिफरेंशियल्स बनते हैं, कि या तो ये हमारे पास कंजेंटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, और या फिर हमारे पास ये सीपैम है। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर इसके हम क्या कर सकते हैं, जितना भी बच्चे में आप नॉन इन्वेसिव इमेजिंग मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, पहले आप वो यूज़ करें। ठीक है, नॉन इमेजिंग मोडालिटीज़ हमारे पास क्या होंगी? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप चेस्ट अल्ट्रासाउंड करें, इस बच्चे का आपको नज़र आ जाएगा कि बाल लूप्स हैं, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सीपैम होगा तो सीपैम में वो चीज़ नहीं होगी। एक तो ये चीज़ हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो गई। दूसरा, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा, आप इन केसेस में सर्जिकल कॉजेज में यू कैन ऑलवेज डू सीटी। ठीक है, अच्छा, एक आप बात आपने इसमें कही थी मुझे कि इसमें हम बेरियम स्टडी करेंगे। बच्चों में कभी भी बेरियम नहीं करते, हमेशा उनमें वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट स्टडीज करते हैं। ठीक है, Yes. यू कैन से कि हम इसमें फर्दर सीटी से पहले वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट स्टडीज भी हम कर सकते हैं, कि हम देखें कि दीज आर बाल लूप्स और नॉट। लेकिन अल्टीमेटली इसका फिर हमारे पास आ जाता है कि ये जो है कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया है। अब डायफ्रेगमेटिक हर्निया अगर है हमारे पास, तो इसकी कोई एसोसिएशंस या कोई टाइप्स हैं हमारे पास? मैडम दो टाइप होती है, जी। मॉर्गेगनी एंड बोफडेलिक। ज्यादा कॉमन कौन सी होती है? मैडम बोफडेलिक ज्यादा होता है और वो पोस्टीरियरली होती बर्जडालिक हर्निया ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन मॉर्गेगनी है। भी यस। हो सकता है। एसोसिएशंस इसकी क्या है? पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया इसके साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, कुछ सिंड्रोम्स के साथ भी ये एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस इंटेस्टाइनल मालरोटेशन के साथ भी ये एसोसिएटेड होता है, तो ये तीन इसकी कॉमन एसोसिएशंस है। हाइपोप्लेजिया इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अब लंग को इसने इस साइड पे कंप्रेस किया हुआ है, सिर्फ इतना सा आपको लंग नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये साइड भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इस साइड का लंग भी उसने कंप्रेस्ड कर दिया है, तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक हो गया। तो यस। और इसमें हमारे पास जो भी है, ये लाइन भी अगर आप देखें कि लाइन भी ये स्ट्रेट नहीं आ रही, नॉर्मली इट शुड कम स्ट्रेट, ये डेविएटेड है। ठीक है, यस मैम। ऐसे एक फोल्ड सा इसमें आ रहा है। तो आपके पास अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब है या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, तो आपको डेविएटेड नजर आएंगी। ठीक है, और बाकी यस। हमारे पास इसमें अल्ट्रासाउंड और सीटी इसमें हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर वो कहें कि अगर हम सीटी नहीं करना चाहते आप कुछ और, तो यू कैन ऑल्सो गिव आप उसको कहें कि भाई अल्ट्रासाउंड के बाद सेकेंड नॉन इन्वेसिव हमारे पास फीटल एमआरआई भी हम कर सकते हैं, सॉरी चेस्ट का एमआरआई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसमें आप जो है अल्ट्रासाउंड से जाएंगे, इन वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट से आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये इमेज मैंने आपके लिए लगाई थी। आप इसमें क्यों कंफ्यूज हो गए थे कि राइट और लेफ्ट एब्नॉर्मलिटी है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजन का सोर्स है कि कौन सी साइड एब्नॉर्मल है। जी मैडम, मुझे लगा कि ये दो सीरीज ऑफ फिल्म है, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी।
कहीं तो इस पे इसलिए लिखा हुआ है इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी? नो मैम। जब नहीं लिखा हुआ तो आप इसमें नहीं कहेंगे। मैंने आपको कहा कि ये पेशेंट का एक्सरे था कुछ टाइम बाद, जी ठीक है। जी। अब इसके आप देखें, आपने मुझे कहा कि लेफ्ट साइड एबनॉर्मल है, आपको ये साइड नॉर्मल नजर आ रही है? क्या यहाँ पे आपको लंग नजर आ रही है, लंग की रेडियोल्यूसेंसी? नो मैडम। कहाँ पे ल्यूसेंसी? सिर्फ यहाँ पे हमें नजर आ रही है, ठीक है। यस और यस यहाँ यस पे जो यस है अगर आप देखें लंग, ठीक है, इट्स हेजी, लेकिन लंग आपको नजर तो आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे यस आपको लेफ्ट साइड पे लंग नजर नहीं आ रहा। यस फिर मैंने मैडम। आपको कहा कुछ टाइम बाद इसका एक्सरे हुआ और ये चीज आपको नजर आ रही है। आपको ये यस मैम। साइड थोड़ी सी हाइपर इन्फ्लेटेड या थोड़ी सी एबनॉर्मल नहीं यस नजर आ रही, और यस इसमें मैडम। मेडियास्टल शिफ्ट किया हुआ है। ये सीएलई हो गया ना मैडम, पहले में उसमें फ्लूइड था और फिर बाद में एरेशन हो गई। एग्जैक्टली, तो ये क्या हुआ? यस, कंजेनिटल लोबार एम्फीसीमा मैडम। कंजेंटल लोबार एम्फा, जो किसी तरह प्रेजेंट करता है कि पहले उसमें फ्लूइड होता है, फिर वो फ्लूइड क्लियर हो जाता है। और मोस्ट कॉमनली कंजेनिटल लोबार एम्फाइजीमा कौन? लेफ्ट अपर, लेफ्ट अपर लोब में ही, लेफ्ट अपर लोब में। यस मैडम। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वो हो गई, और इसका हमारे पास आपके पास इसकी फिर आपने सर्जिकल उसकी मैनेजमेंट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट केस आपका क्या था, ये वाला, इट वाज ऑन द स्पॉट कि आपने कहा इसको सीपैम। अब इसमें अब देखें, आपको यहाँ पे मार्जिन ऑफ द डायफ्राम नजर आ रहा है? जी, आ रहा है नजर। नजर आ रहा है। तो अब नजर आ रहा है तो इसमें मोस्ट टॉप पे आप क्या कर रखोगे, कौन सा डिफरेंशियल रखोगे? सी पैम का मैडम। सीपैम का। और नेक्स्ट डिफरेंशियल फिर आप उसको कंजेंटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया का कहोगे। अगर मैं इसको सीवीपी सॉरी सेंट्रल वीनस लाइन कहूँ कि अम्बलाइकल कैथेटर कहूँ, सॉरी इसको अम्बलाइकल वीनस कैथेटर, तो मैंने आपको कहा था कि इसको डायफ्राम पे होना चाहिए, इट शुड बी यस, एट ये दिस ऊपर। लेवल, लेकिन ये ऊपर जा यस, रहा है, तो इट इज ऊपर स्लाइटली चला। मिसप्लेस्ड। यस। ठीक हो गया। तो कंजेनिटल ये हमारे पास सीपैम हो गया। हमारे पास सीपैम इस तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, और सीपैम हमारे पास और भी उसके साथ तरीकों से प्रेजेंट कर सकता है, जिसमें हमारे पास होते हैं मतलब उसमें इन्फेक्शन भी हो गई या कुछ और सी चीज़ें हो गई। अच्छा, हाइब्रिड लीजन का नाम कुछ सुना है? जी मैडम। क्या होता है हाइब्रिड लीजन? मैडम उसमें दो चीजें होती हैं, उसमें सी कैम की स्पेक्ट्रम के साथ एसोसिएशन होती एग्जैक्टली exactly. तो ये हाइब्रिड लीजन आपसे पूछ सकते हैं, इसमें आपके साथ ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इसमें और क्या एसोसिएशंस है। तो रीनल एजेनेसिस इसके साथ होता है, कंजेंटल कार्डिक एब्नॉर्मेलिटीज इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये तीन एसोसिएशंस इसकी याद रखें। पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन के साथ जब ये आता है इसको हम हाइब्रिड लीजन कहते हैं। रीनल एजेनेसिस हो गया और कार्डिक एब्नॉर्मेलिटीज हो गई। और इसमें भी आप चेस्ट अल्ट्रासाउंड फर्स्ट कर सकते हो, ठीक है। चेस्ट अल्ट्रासाउंड आपने किया, उसके बाद आपने वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी किया, उसमें आपको नजर आ जाएगा कि भाई उसमें कहीं पर भी नहीं जा रहा है। और अगर आपके पास इस पेशेंट का एब्डोमिनल एक्सरे है तो आप उसमें ये भी देख सकते हो, उसमें आपके पास गट लूप्स नजर आ रहे हैं आपको, या फिर हमारे पास जो है उसमें पॉसिटी ऑफ गैसेस है कि नहीं, ठीक है। तो ये आप उसके साथ एडिशनल पॉइंट्स बोल सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये लास्ट केस मैंने आपको दिखाया, ये था पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन का केस। आपने बिल्कुल ठीक पिक किया, लेकिन जब मैंने आपसे इसको कहा कि आप इसको फर्दर कैसे एवेलुएट करेंगे, तो आप एंजियोग्राफी पे चले गए। एंजियोग्राफी तो बहुत दूर की चीज़ है ना। पहले आप क्या करोगे अगर आपके पास लोअर लोब में सीक्वेस्ट्रेशन है? सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन, है। सिंपल इन्वेस्टिगेशन आप क्या करोगे? डॉपलर मैडम अल्ट्रासाउंड, 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 ठीक है। डॉपलर सबसे अल्ट्रासाउंड, पहले सॉरी मैम। देखिए, बच्चों में हमेशा कोशिश किया करें कि आप नॉन इन्वेसिव इमेजिंग मोडालिटी बताएं, ठीक है। ट्राई टू डू इट ऑलवेज लाइक दैट। फिर उसके बाद आप इन्वेसिव पे जा सकते हैं। तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड उसको फर्स्ट कहेंगे, डॉपलर स्टडी, ठीक है। अब एक्स्ट्रा लोबार और इंट्रा लोबार में क्या डिफरेंस होता है? मैंने आपको इसमें हिस्ट्री दी थी कि ये बच्चा है, इसको रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ये कौन सी टाइप हो गई है? मैडम इंट्रालोबार। इंट्रा लोबार हो गई। क्यों? क्योंकि बच्चा, मैडम लंग। जो हमारे पास एक्स्ट्रा लोबार होता है ना, वो हमारे पास एक तो लेस कॉमन है, एक बात ये। दूसरी बात ये, वो न्यूनेटल पीरियड में प्रेजेंट करता है। ये आपको न्यूनेटल का चेस्ट एक्सरे लग रहा है, नो नो मैडम, ठीक है। ये अडल्ट है। अगर एडल्ट बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये देखें एपी सेटिंग में है, तो इसका मतलब ये है कि शायद 3 साल का, 4 साल का या इस तरह का बच्चा है, वो फिर हम एज से कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का एक बच्चा है जो कि बैठ भी रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी एपी सेटिंग जो आपने पिक भी किया,
उसके बाद आपने यहाँ पे ये ओपेसिटी भी डिस्क्राइब की जो कि सिलेटिंग कॉज कर रही, स्लाइट सिलेटिंग कॉज कर विद द राइट कार्डिक बॉर्डर। बाकी लंग्स हमारे पास अनरिमार्केबल है। देयर इज नो न्यूमोमेडियास्टिनम, pneumothorax and no pneumoperitoneum, no shift of mediastinum, no leads or chest lines we can see. So this is most likely an extralobar sequestration, intralobar sequestration on the basis of the history that the child is presented with repeated infections. अब अगर एक्स्ट्रा लोबार है, इंट्रा लोबार है, इन दोनों की आर्टीरियल सप्लाई एओर्टा से होती है, इनके में कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस कहाँ पे आता है? वीनस सप्लाई में। जो इंट्रा लोबार होता है हमारे पास, वो हमारे पास जो होता है उसकी पल्मोनरी वेन्स में हमारे पास ड्रेनेज होती है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा लोबार होता है वो सिस्टेमिक वेन्स में जाता है। यहाँ तक Yes. क्लियर हो गया। फिर इसकी Yes. मैनेजमेंट में हम क्या कहेंगे कि हम इसको फर्दर आप इंटरवेंशनल टीम को भी इन्वॉल्व करेंगे, आप पीडियाट्रिक सर्जिकल टीम को भी करेंगे, क्योंकि इसमें एब्नॉर्मल वेसल्स हैं तो हो सकता है इंटरवेंशनल टीम उसकी कॉइल एम्बोलाइजेशन को कंसिडर करें। तो दोनों टीम्स को आपने इन्वॉल्व करना है कि आपने इंटरवेंशनल एज वेल एज पीडियाट्रिक सर्जिकल रेफरल इसकी करनी है इफ यू वांट टू कंसिडर सम कॉइल एम्बोलाइजेशन। Yes. ठीक है। अच्छा, मैं मैडम इन्फेक्शन क्यों होती है इसमें ज्यादा? जी, इंट्रालोबार में मैडम इन्फेक्शन ज्यादा क्यों होती है? इंट्रालोबार थोड़े से बड़े बच्चे में होता है और उसकी हिस्ट्री होती है, इसमें बार बार इन्फेक्शंस होती हैं। जी। मैम जी जी, मैम फिर प्रोजेक्ट में 12 फरवरी में सिर्फ फर्स्ट एक्सरे लगा होता, सेकंड पे तो क्लियर हो गया था। सॉरी इसमें तो सिर्फ आप first आई लगा कान होता। आई कांट हियर यू, आप प्लीज दोबारा कहिएगा। मैम कंजाइटल ओबार एम्फाइजीमा में जब फर्स्ट एक्सरे सिर्फ लगा हुआ होता है जस्ट, तो फिर हाँ, उसमें तो हम हाइलैंड मेम्ब्रेन डिजीज और अदर डिजीज दे सकते थे ना, अगर सेकंड इमेज ना लगा हो। ये वाला आप कह रहे हो? यस मैम, अगर सेकंड इमेज ना दिखाया जाए। ओके, आप मुझे बताइए, आप अब आप इसको करिए, बायलैटरल डिजीज है कि यूनिलैटरल है? मैम यूनिलैटरल है, निमोनिया या कंसोलिडेशन साथ में दे रही हूँ। बिल्कुल आप दे सकते हैं, डिफरेंशियल कंसोलिडेशन है, आप निमोनिया भी कह सकते हैं इसको। और और मैम निमोनिया टीटीएन जी, दे सकते हैं मैम, वो यूनिलैटरल कोई प्रेजेंट कर जाता है। मैंने टीटीएन के बारे में क्या बताया था? वो बायलैटरल डिजीज होगी। टीटीएन में कभी भी मैम आपके पास इस तरह दिखाया की था मैं वेल वाइवा डिफाइंड केस में, कैपेसिटी, वन एक तरफ था सिर्फ, ठीक है, वेल एंड डिफाइंड दैट कैपेसिटी नहीं नजर आ रही है आपको, ठीक है, वेल डिफाइंड ओपेसिटी आपको नहीं नजर आ रही। और बच्चों में यूजुअली जो निमोनिया होता है और न्यूनेट्स में जो होता है वो बिल्कुल स्टार्ट से कंसोलिडेशन नहीं होती, इट टेक्स सम टाइम टू मेक इट अ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो वो सीरियल चेस्ट एक्सरे कोरिलेशन आपके पास वो आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पे आप इसको सबसे पहले इसी पे डिसाइड करो कि ये यूनिलैटरल है कि बायलैटरल है। यस मैम, यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल है तो फिर आप हाँ यूनिलैटरल की कॉजेज सोचो सबसे पहले। उसमें आप डिफरेंशियल निमोनिया डिफरेंशियल आप इसमें भी डाल सकते हो, क्योंकि हो सकता है इसको बाद में निमोनिया वहां पे डेवलप हुआ हो जाए, इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, ठीक है। तो इसमें फिर आप उसके, अब उसने आपके बाद दूसरा एक्सरे आपको ये दे दिया, मोस्ट लाइकली दे विल गिव यू दिस एक्सरे, मोस्ट लाइकली इफ दे वांट यू टू डायग्नोज कंजेनिटल लोबार एम्फाइजीमा तो वो आपको ये वाला एक्सरे देंगे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, एक हमारे पास ये लंग भी है और एक हमारे पास ये लंग भी है, अब इसमें एबनॉर्मल कौन सा है? हम लेफ्ट साइड, क्यों? क्योंकि हाइपर इंस्पेक्टेड है। हाइपरल्यूसेंट है, ठीक है। हाइपरल्यूसेंट जो भी लंग होगा उसमें आपके आपके जो रिलेटिवली मार्किंग्स भी रिड्यूस्ड होंगे, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये वाली साइड एबनॉर्मल है, ठीक हो गया। ओके। अच्छा जी, मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ। Ma'am, what is the role of Doppler in this case? किस केस? In the case of sequestration? देखिए, सीक्वेस्ट्रेशन में आपको अगर डॉपलर करेंगे, स्पेशली अगर वो लोअर लोब में है, क्योंकि अगर ऊपर है तो ऊपर तो आप अल्ट्रासाउंड चेस्ट नहीं कर सकते ना, अगर आप करेंगे भी तो आपको इतना क्लियर नहीं नजर आएगा। तो अगर लोअर लोब में है तो आप उस पर प्रोब रखेंगे चेस्ट वहाँ पे, तो आपको उसमें वेसल कम्युनिकेशन नजर आएगी कि भाई उसकी एक वेसल कम्युनिकेशन जा रही है, उसको आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जा रही है। दिस इज द रोल ऑफ डॉपलर इन दैट, Oh, thank ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद किसी ने पूछा है कि सी कैम एंड सी पैम आर सेम। जी, सी कैम और सी पैम दोनों एक सेम चीज़ है। सेकेंड एक्सरे मैंने आपको बताया, इट वाज कंजेनिटल लोबार एम्फाइजीमा, ठीक है। और फिर किसी ने पूछा एक्सप्लेन द एक्सरे ऑफ सीक्वेस्ट्रेशन।
देखिए वीनो-लोबार सिंड्रोम जो होता है ना, इसमें पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ अ वीनो-लोबार सिंड्रोम, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ दैट। ठीक हो गया। यूरोग्राफिन एंड गैस्ट्रोग्राफिन का डिफरेंस बता दें। आर दे बोथ वाटर सॉलेबल? आई एम नॉट श्योर अबाउट यूरोग्राफिन, लेकिन गैस्ट्रोग्राफिन इज वाटर सॉलेबल। ठीक है, गैस्ट्रोग्राफिन जो होता है ये हमारे पास वाटर सॉलेबल है और ये हम यूज़ करते हैं इन कंट्रास्ट स्टडीज। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चंस है इन चीज़ों से रिलेटेड? सो वरना मैं फिर नेक्स्ट उस पर प्रोसीड कर जाऊँ। मैम ये जो इसमें सीक्वेस्ट्रेशन मार्क कर दे एक्सरे में, ये क्या ये आपको नजर आ रही है, जी। ये ओपेसिटी, हम्म। दिस इज सीक्वेस्ट्रेशन। इसमें फिर हम शिमिटार भी दे सकते हैं डिफरेंशियल? शिमिटार, देखिए शिमिटार में क्या होता है, शिमिटार के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हम उसमें हाइपोप्लेजिया होगा और दूसरा नीचे आएगा यही ओपेसिटी जो है राइट इसमें हाइपोप्लेजिया है नहीं। नहीं, तो फिर आप इसको शिमिटार क्यों बना रहे हो? आप इसको सिर्फ सिंपल प्लेन सीक्वेस्ट्रेशन बोलें। अच्छा, ये कोई कंट्रास्ट के बारे में पूछ रहा है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ओमनीपेक और यूरोग्राफिन मैंने पढ़े थे, लेकिन अभी इस वक्त मैं भूल गई हूँ। तो आई चेक दिस और फिर मैं उसके बाद फॉरवर्ड कर दूंगी कि भाई ओमनीपेक और यूरोग्राफिन में और इन कंट्रास्ट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट कौन लेगा? डॉक्टर आमना खान। ओके जी, ये एक कंबाइन मैंने पिक्चर कर दी है मेडिकल कॉजेज़ की। ठीक है, ये आपके पास देखें सारे मेडिकल कॉजेज़ है, बायलैटरल डिजीजेज इन्वॉल्वमेंट है, और फिर हमारे पास सर्जिकल कॉजेज़ हैं जिसमें एक साइड पे पैथोलॉजी है। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर यहाँ पे आपको इस तरह की ओपेसिटी जिस तरह इस इमेज पे नज़र आ रही है, उसमें हमारे पास एयर फ्लूइड लेवल भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेस्ट्रम आपके पास एक बिल्कुल एक लॉन्गेटेड आपके पास नज़र आए। ठीक है, उसमें हमारे पास जो होता है वो उसमें इन्फेक्शन की मतलब एयर फ्लूइड लेवल भी बन सकता है, और वो हमारे पास इस तरह का राउंडेड का शेप भी दे सकता है। तो उसमें फिर आप इसके एक और डिफरेंशियल भी जहन में रखिएगा, मॉर्गेग्नी हर्निया भी। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे सीपी एंगल पे बड़ा कॉमन होता है, तो वो चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वो बोल सकते हो इसमें। जी जी डॉक्टर साहब रेडी हैं आप? जी मैम। हेलो, आई कांट हियर यू, आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। जी मैम, आवाज आ रही है आपको? नहीं नहीं, बहुत स्लो है, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। मैम अब आ रही है आवाज? थोड़ा सा और माइक के करीब आ जाए। मैम अब ठीक है? बेटर, चले स्टार्ट करते हैं। आपका टाइमर मैंने लगा दिया, आप बोलिए अब। This is chest X-ray frontal projection of a skeletal immature patient in which I can appreciate there is homogeneous opacity is noted involving the almost whole of the right hemithorax. There is I cannot appreciate the normal lung parenchyma on the right side. The left lung shows compensatory hyperinflation and herniation across the midline. The trachea appears central in location, and the left CP angle appears clear. The visualized bones appears unremarkable. My likely differential for the opaque right hemithorax is likely it could be due to the pleural effusion, or it could be homogeneous consolidation if there is history of infection. Mm-hmm. Further I will correlate with the history of fever and infection in the patient and correlate with the ultrasound to rule out the pleural effusion. ठीक है, और क्या करेंगे? मैम इसके अलावा आपने मुझे दो आप- डिफरेंसेस बताए, प्लूरल इफ्यूजन एंड कंसोलिडेशन, राइट? जी मैम। जी ठीक है, जी आगे क्या करेंगे? हाउ टू मैनेज दिस केस? मैम नेक्स्ट आई विल टेक द हेल्प ऑफ CT scan. ओके, which can जो है ना वो describe the lesion as the consolidation, और मतलब further helpful होगी कंसोलिडेशन को डिफाइन करने के लिए किस तरह का मैथ है। कंसोलिडेशन के लिए आप सीटी करते हो या फिर एक्सरे फॉलो अप करोगे? मैम आफ्टर एंटीबायोटिक कोर्स आई विल टेक द एक्सरे आफ्टर 4 weeks.
If it is resolving, then it indicates the infection. लेकिन ये पेशेंट ये इसकी क्रॉनिक सी हिस्ट्री है, इसको मतलब ऑन एंड ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुए हैं और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के साथ ही प्रेजेंट कर रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ। ब्रीदिंग डिफिकल्ट। मैम कोई प्रीवियस एक्सरे के साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर क्रॉनिक है तो वो प्रीवियस एक्सरे कोई अवेलेबल होगा, ठीक है, फाइन, उसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, विल कम बैक टू इट। दूसरा एक मिनट जी। This is the chest frontal projection of a skeletally immature patient, in which I can appreciate there is again homogeneous opacity involving the involving the left hemithorax, with the streak of lucency identified along the along the left mediastinal border. I cannot appreciate lung markings on the left side. However, the mediastinum trachea appears central in location, and the right lung appears normal. The bowel loops are seen normally in the abdomen. There is no herniation. So this is again a case of opaque right hemithorax, opaque left hemithorax, and my differentials will include the with central trachea and mediastinum. My differential will include the pleural effusion with underlying lung collapse. Or bones are unremarkable to me. Okay. So acute shortness of breath है। acute shortness of breath. Ma'am, could be infection again at the top of differential infection होगा immature skeleton में। ओके, ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम, वी विल कम बैक टू इट। जी, ये बताइए। This is X-ray chest frontal projection of a skeletally immature patient, in which I can appreciate the right lung appears comparatively smaller in reduced in volume as compared to the right lung, and however the vascular markings are normal. On the left side, there is no area of any hazy opacity. The vascular markings are normal. Bilateral CP angles are clear. Trachea is trachea and cardiomediastinal contours are normal. Okay. There is some airspace infiltrates I can appreciate in the left upper zone. So rest Which side is abnormal? मैम मुझे ना ये लेफ्ट वाली साइड लग रही है abnormal. ओके, ठीक है, क्या करेंगे? एक्यूट रिप्रेजेंटेशन है बच्चे को, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। मैम इसमें एक्यूट प्रेजेंटेशन है तो वो मैम वो एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे बच्चे को, क्योंकि टॉप ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस और जो इन्फेक्शन उसको रूल आउट करेंगे। कफ डिस्निया और इरिटेबिलिटी, या मोस्ट कॉमनली इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह थी कि एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ कफ एंड डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। Ma'am, I can appreciate there is मैम मुझे अभी इस तरह लग रहा है कि ट्रेकिया का जो अपर एंड है उसमें वो इन्वर्टेड वी शेप अपीयरेंस आ रही है। आई एम नॉट रॉन्ग। चलो, खैर कोई बात नहीं, विल मूव ऑन टू योर लास्ट केस। जी,
This is the spine X-ray, abdomen, chest and abdomen of skeletally immature patient, in which I can appreciate the multiple chest tubings are seen. The endotracheal tube is seen in situ. However, and the NG tube is also seen with its lower end in the stomach below the diaphragm. And there is the chest tube, the endotracheal tube is seen close to the carina, and there is a reduced volume of the right lung. Okay. The gas shadow, the small bowel appears mildly dilated. हम्म No free air is seen in the abdomen. हम्म Ma'am, इस पेशेंट की हिस्ट्री इरिटेबिलिटी है पेशेंट को, अनवेल है। ओके ये पीडियाट्रिक में आपको हिस्ट्री बहुत गंदी मिलेगी। मैम इसमें जो राइट लंग है उसके अंदर थोड़ी सी हेजीनेस आ रही है राइट अपर जोन में। राइट लंग में है कि बायलैटरल लंग में है? जी बायलेटरल में है, राइट पर ज्यादा ऑब्वियस है। ओके। पेशेंट जो था ना उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, उसको जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है और कुछ ब्लड बाइल स्टेन्ड वॉमिटिंग भी है जो कि उसकी एस्पायरेटेड कंटेंट्स में आ रहा है स्टमक से। Will it lead you to somewhere, these clinical features? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ठीक है, बाइल स्टेन्ड एस्पिरेशन उसको हो रही है, कंटेंट उसके जो वॉमिटिंग में आ रहे हैं, ठीक है, और बाल डिस्टेंशन है, इसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, सॉरी। मैम is it the case of atresia? किस चीज का एट्रेजिया? मैम ड्यूडिनल एट्रेजिया, मगर उसमें फिर बावल डिस्टेंशन इस तरह की नहीं है, ड्यूडिनल मतलब एट्रेजिया में आपके पास क्लासिकली क्या साइन होता है? डबल बबल है इसमें डबल बबल साइन? नहीं मैडम। देन नहीं समझ आ रही? खैर है, कोई बात नहीं, आई एम हेयर, मैं आपको समझा दूं और मैं आपको इस पे गाइड भी कर दूं, ठीक है, इट्स ओके। दीज आर डिफिकल्ट एक्सरेज, ये मैं नहीं कह रही कि आसान एक्सरेज है और आप लोग को कुछ आ नहीं रहा, दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरेज जो मैंने आपको लगा के दिए। और इसमें आप एग्जाम में भी हमेशा डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकते, यस, बट यू कैन से डिफरेंशियल्स कि हाँ ये हो सकता है और ये हो सकता है। So anything coming to your mind? मैम बाइल स्टेन वॉमिटिंग से मुझे बिलियरी एट्रेजिया माइंड में आ रहा है। ओके, चले कोई बात नहीं, वी विल एंड योर, आपने तकरीबन इस पे 11 मिनट्स लगाए हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा जस्ट जनरल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू पीपल कि आप जो है इसको अपने जो थोड़ा सा एक्सरे पे स्पीड है थोड़ी सी इंक्रीज करो, आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आपकी चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चले जी, वापस आते हैं आपके केसेस पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आपने इसमें मुझे 2 डिफरेंशियल्स बताए थे इस एक्सरे में, आपने साइट बड़ी अच्छी आइडेंटिफाई की कि राइट साइड एबनॉर्मल है, वहाँ पे इंक्रीज ओपेसिफिकेशन है, ठीक है, और इसमें कंसोलिडेशन है और इसमें प्लूरल इफ्यूजन है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्लूरल इफ्यूजन के साथ इप्सिलैटरल मेडियास्टल शिफ्ट होता है या कॉन्ट्रालैटरल? कॉन्ट्रालेटरल मैडम। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैडम इप्सिलैटरल शिफ्ट है, हमारे से राइट साइड पर है।
लेकिन मुझे अगर लगा मैडम वो लंग की हाइपर इन्फ्लेशन और वो सारा उधर की तरफ। लंग की हाइपर इन्फ्लेशन है, आई एग्री विद यू इन दैट, लेकिन मेडियास्टिनम, इसका हार्ट आपको नजर आ रहा है, हार्ट की बाउंड्री नजर आ रही है? नहीं मैडम। नहीं, तो इसका मतलब ये कि मेडियास्टिनम किस साइड पे शिफ्ट हुआ है? राइट साइड पे, और एब्नॉर्मेलिटी भी राइट साइड पे है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे क्या चल रहा है? किस चीज की वजह से मेडियास्टिनम अपनी तरफ खींचता है? मैडम कोलैप्स की वजह से। कोलैप्स की वजह से, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है अगर वहां पे लंग ही ना हो? पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया, ठीक है। तो अगर ओपेक हेमीथोरिक्स है, तो ओपेक हेमीथोरिक्स बच्चे में हाइपोप्लेजिया की वजह से भी हो सकता है। यूनिलैटरल इसको लंग हाइपोप्लेजिया है, इसको यूनिलैटरल लंग कोलैप्स हो सकता है। ये दो आप इसके इस बेसिस पे डिफरेंशियल करेंगे, विद हाइपर इन्फ्लेटेड लेफ्ट साइड एंड देयर इज मेडियास्टिनल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। मैंने आपको कहा कि इसमें हिस्ट्री क्रॉनिक है, बच्चे को जो है बार बार कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या, इस तरह की नॉन स्पेसिफिक हिस्ट्री मैंने आपको दे दी थी। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर बच्चे में ओपेक हेमीथोरिक्स आए तो एक पॉसिबिलिटी पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया को भी जरूर कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। दूसरा केस, ये केस डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है। अब ये इसमें आपके पास लेफ्ट हेमीथोरिक्स ओपेक था, ठीक है, और इसमें भी मेडियास्टिनल शिफ्ट है, किस साइड पर है? मैम लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है ये भी पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है, पल्मोनरी कोलैप्स भी हो सकता है। कोई और डिफरेंशियल जहन में आएगा इसमें? मैंने आपको कहा था कि इसमें बच्चे ने एक्यूटली प्रेजेंट किया विद कफ एंड डिस्निया। ये जो है ना, दिस इज अ केस ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन। जब आपकी फॉरेन बॉडी जो लेफ्ट मेन ब्रोंकस को कंप्लीटली ऑक्लूड कर दें, ठीक है। अगर लेफ्ट मेन ब्रोंकस कंप्लीटली ऑक्लूड होगा तो लंग के साथ क्या होगा? मैम आगे एरेशन ही होगी लंग की, तो वो लंग भी कोलैप्स हो collapse। जाएगा, आपका लंग कोलैप्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो दिस इज अ केस ऑफ पल्मोनरी कोलैप्स बिकॉज ऑफ टोटल ऑक्लूजन ऑफ द लेफ्ट मेन ब्रोंकस विद अ फॉरेन बॉडी, ठीक है। तो ये एक्यूट प्रेजेंटेशन है। तो अगर लेफ्ट हेमीथोरैक्स आपके पास बच्चे में आ रहा है और उसके साथ इप्सिलैटरल मेडियास्टिनल शिफ्ट है, तो दो चीजें आपने जहन में रखनी है कि या तो ये हमारे पास पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया है, कोलैप्स है, ठीक है, और या फिर हमारे पास फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन है। उसमें फिर हिस्ट्री आपको हेल्प करेगी। अगर एक्यूट हिस्ट्री है तो दैट इज अ फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, क्योंकि वो इमरजेंसी में उसको बच्चे को लेके आएंगे सडनली, ठीक है। और अगर क्रॉनिक है, ऑन एंड ऑफ बच्चा बीमार हो रहा है, ऑन एंड ऑफ उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर हमारे पास वी विल कंसिडर अ पॉसिबिलिटी ऑफ पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। तीसरी पॉसिबिलिटी हम इन्फेक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं कि कोलैप्स हुआ है, लंग कोलैप्स है, हो सकता है उसमें कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन चल रही है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी मैम। ठीक हो गया। अच्छा, ये केस था, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी साइड एबनॉर्मल है। आप मुझे बताएं कौन सी साइड एबनॉर्मल लग रही है आपको अभी? मैम मुझे लेफ्ट साइड। आपके पास कौन, अच्छा सबसे, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस, आप मुझे जवाब दीजिए। ये मुझे बताइए सबसे पहले कौन सी साइट ज्यादा हाइपर इन्फ्लेटेड या हाइपर ल्यूसेंट है? राइट, राइट साइड मैडम। जी, राइट राइट राइट, साइड। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए, आप पेरिफ्री ऑफ द सेंट्रल पे कभी भी नहीं वेसल्स को देखते हैं, पेरिफ्री पे देखते हैं। पेरिफ्री में आपको वेसल्स नजर आ रहे हैं? नहीं मैडम। इसमें नजर आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। दो रिब्स के दरमियान चेक करें पेरिफ्री में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कौन सी साइट एबनॉर्मल हो गई? राइट। राइट साइड है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग है, बच्चा है, एक्यूट प्रेजेंटेशन, क्या हुआ? मैडम हाइपर इन्फ्लेटेड लंग में तो ये फिर फॉरेन बॉडी में आ सकती है फॉरेन बॉडी, जिसमें। एग्जैक्टली, हमारे जहनों में ये होता है ना कि फॉरेन बॉडी सिर्फ ट्रांसलूसेंट लंग के साथ प्रेजेंट कर सकती, फॉरेन बॉडी दोनों तरह आपके साथ प्रेजेंट कर सकती। या तो आपके पास हाइपर इन्फ्लेटेड हाइपर ट्रांसलूसेंट ट्रांस रेडियंट लंग होगा इप्सिलैटरल, और या फिर कंप्लीटली अगर उसने ब्रोंकस को ऑक्लूड कर दिया तो कंप्लीटली कोलैप्स भी लंग हो सकता है, अपीयरेंस कंप्लीटली ओपेक भी आ सकता है, ठीक है। अब इसमें आपके पास हाइपर ट्रांसलूसेंट लंग है, एक्यूट हिस्ट्री है, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे आप?
मैम इसमें फिर दो चीजें कर सकते हैं, या तो वो लेटरल चेस्ट एक्सरे उसको देखने के लिए कि फॉरेन बॉडी को, या फिर उसका इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी व्यूज करवाएंगे। बच्चे में आप कैसे कराएंगे इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी व्यूज? मैम अगर वो कर सकता है तो ठीक है, वरना तो फिर वो लेटरल डिक्यूबिटस लैटरल करा सकता डिक्यूबिटस है। व्यू आप करेंगे इसमें, ठीक है। बच्चे में आप इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी व्यू नहीं कर सकते, वो एडल्ट्स में होते हैं। तो बच्चे में अगर आपको कहें कि नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, तो आप लैटरल डिक्यूबिटस व्यू करेंगे, उसमें आपके पास ये चीज़ और ज़्यादा हो जाएगी और प्रोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बॉल बल मैकेनिज्म चल रहा होता है और हमारे पास एयर ट्रैपिंग चल रही होती है, ठीक है। और इसका गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है फिर हमारे पास? मैम उसकी ब्रोंकोस्कोपिक वो जो ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फॉरेन बॉडी है जो फंसी हुई है किसी स्मॉल उसके ब्रोंकस में, तो वो फिर हम उस पे फाइंड आउट भी हो जाएगा कि है फॉरेन बॉडी, और वो हम उसको थेरेप्यूटिकली उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? क्लियर जी है? मैम। जी ओके। ये वाला केस था, मैंने आपसे पूछा कि भाई पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्टेंशन है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, बावल डिस्टेंशन है, और उसके स्पायरेट में जो है वो बाइल स्टेन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। पहले आपने इसके लंग्स देखने, आपने पूरा एक्सरे देखना है, ठीक है, कि आपने देखना है कि चेस्ट में क्या है, लंग में क्या है। हम एकदम से एक जगह पे फोकस हो जाते हैं। द वे टू हैंडल सच एन एक्सरे, कि अगर आप सबसे पहले आपको स्ट्राइकिंग जो चीज़ नज़र आई वो एब्डोमेन नज़र आया, ठीक है। एब्डोमिनल में बच्चे के जब भी आपको डायलेटेड बाल लूप्स नज़र आए, दूसरी चीज़ आप लिवर पे ज़रूर देखें कि लिवर पे की कोई ल्यूसेंसीज तो नहीं है। आपके पास नज़र आ रही है कोई ल्यूसेंसीज इसमें? मैम मुझे ये हाइलर रीजन में मतलब न्यूमोबिलिया टाइप है ये सेंट्रल। Why you are saying pneumobilia? मैम क्योंकि वो सेंट्रल है, इस वजह से अगर वो नहीं, आप पोर्टल इसको कहें कि आप इसको कभी भी नहीं कहोगे कि ये न्यूमोबिलिया या पोर्टल वीनस गैस है। पोर्टल वीनस गैस सेंट्रली होता है ज्यादातर, और जो न्यूमोबिलिया होता है वो हमारे पास पेरिफेरी तक पहुंच जाता है। ये पेरिफेरी तक जा रहा है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे जहां तक याद है सेंट्रल हमारे पास पोर्टल मैम वीनस ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मैंने मैडम बोल। ऑपोजिट है। अच्छा ठीक है। जी मैम, एनीवेज, बट इन द तो कार पोर्टल वेन पे ऐसे जाना है कि सेंट्रल होगी और शुरू में और फिर पेरिफेरी तक एक्सटेंड कर जाती है। सॉरी, क्या दोबारा कहिएगा? मैम मैं कह रही थी कि जो पोर्टल वीनस गैस होती है ना, इन द स्टार्ट तो उसमें मिडिल से ही जाना है क्योंकि पोर्टल वेन लाइज इन द एग्जैक्टली हाइलम, हाँ, तो वहीं से जाना तो जाएगी और उधर फिर से है लेकिन वो पेरिफेरी तक पहुंच जाती है, क्या। ठीक है। और जो हमारे पास सॉरी जो बिलियरी होता है वो भी हमारे पास इसी तरह नजर आएगा। लेकिन आप इसको ये नहीं कहेंगे डायरेक्टली कि ये बिलियरी ट्री में गैस है या फिर ये पोर्टल वीनस गैस। आप उसे कहेंगे आई कैन सी स्ट्रीकी लाइंस ऑफ ल्यूसेंसीज विच आर ओवरलाइंग द लिवर मार्जिन, एंड दे आर सेंट्रली लोकेटेड मोस्टली, ठीक है। तो अगर डायलेटेड बाल लूप्स हैं और साथ में यहाँ पर आपको ल्यूसेंसीज नजर आ रही हैं, बच्चा है उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो क्या हो सकता है? पोर्टल वीनस गैस, नेक नेक्रोटाइजिंग 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 एंटेरोकोलाइटिस। एंटेरोकोलाइटिस हो गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हो गया, वो तो हमने बता दिया, चले एक डायग्नोसिस बता दी। अब आपने चेस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। चेस्ट पे हाइपो इन्फ्लेटेड लंग्स है, हाइपर है, बायलैटरल है या यूनिलैटरल है, ये आप मुझे बताएं अब। मैम बायलेटरल हाइपो इन्फ्लेटेड लग रहे हैं, मतलब Exactly, हाइपर good. So if it is bilateral and hypoinflated and it is haziness है, तो ये क्या हुआ? RDS, RDS। RDS की मोस्ट कॉमन एसोसिएशन किस चीज के साथ होती है? नेक्रोटाइजिंग ठीक है। सो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस में अगर आपके पास इस तरह का एक्सरे हो जिसमें एब्डोमेन भी हो, चेस्ट में हो, तो प्लीज चेस्ट को फॉर RDS जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। फिर आपने इसमें कहा कि हमारे पास जो है ETT ट्यूब नॉर्मल है। नॉर्मल अगर हम कहेंगे ना, दिस इज नॉर्मल, लेकिन यूजुअली जो एक जनरल आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर ETT लेवल आपका क्लेविकल के लेवल पे है या उससे थोड़ा सा नीचे है, तो दिस मीन इट्स नॉर्मली प्लेस्ड, ठीक है। और NG ट्यूब हमारे पास नीचे आया हुआ है, ऑल्दो वी कैन नॉट सी स्टमक लाइन। सो दिस वाज द केस ऑफ नेक्रोटाइजिंग enterocolits विद RDS एंड देयर इज पोर्टल वीनस गैस। हाउएवर आई कैन नॉट सी न्यूमेटोसिस कोलाई। आपको कहीं पर नजर आ रहा है एयर इसके वॉल में? जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउट कर Then सकती your हूँ। right sided हाँ, lower abdomen. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है इसमें है, और इसमें न्यूमोपेरिटोनियम है।
मैंने स्लाइड नहीं मैं न्यूमोपेरिटोनियम नो होता है। मैम। न्यूमोपैथी। यस मैम। अब मुझे बताइए, आपसे मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन, ये पेशेंट है, यही बच्चा है, इसको अब मैनेज आप कैसे करोगे? आप इसको मेडिकली ट्रीट करोगे या सर्जिकली? मेडिसिन। मैम क्यों? नेक्रोटाइजिंग सर्जिकली। इंटेरोकोलाइटिस में तो उसको नहीं, मैं इसको तो अभी मैडम वो करना होता है, एनजी ट्यूब डालकर तो इसके बावल एनजी को ट्यूब रेस्ट तो ही डली देना हुई है होता ना। अभी आप मुझे बताएं, मैनेज सीरियल मेडिकली एक्सरे। कैसे करोगे? है मेडिकली इसमें में। एंटीबायोटिक्स देते हैं मैडम। हाँ जी। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट से, मेरा मतलब ये था, देखिए मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पार्ट से रिलेटेड क्या है कि हम इसको फॉलो अप एक्सरेज करेंगे या हम इसको सर्जिकली रेफर करेंगे पीडियाट्रिक सर्जन को। सीरियल। मैं फॉलो अप। फॉलो अप एक्स सर्जिकली रेफर होगा। अच्छा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि मिक्स आंसर आ रहे हैं, ये कंफ्यूजन भी मैं क्लियर कर देती हूँ। मेडिकल हम तब तक करते हैं, मतलब फॉलो अप एक्सरेज हम तब तक करते हैं जब आपके पास डायलेटेड बाउल लूप्स हो, न्यूमेटोसिस कोलाई हो और पोर्टल वीनस गैस। ठीक है, अगर आपके पास न्यूमोपेरिटोनियम आ गया तो दिस इज सर्जिकल रेफरल। ठीक है, अगर न्यूमोपेरिटोनियम नहीं है तो फिर हमने इसको फॉलो अप करना है। अब फॉलो अप की भी ड्यूरेशन है। अगर अब जैसे ये वाला केस है जिसमें पोर्टल वीनस गैस है, इसमें हम कितना फॉलो अप करेंगे? 48 आवर्स के बाद नहीं, अगर पोर्टल वीनस गैस आपको मैम नजर आ 6 गया, आवर्स का 6 आवर्स का करेंगे। 4 to 6 आवर्स फॉलो अप करते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास सिर्फ डायलेटेड बाल लूप्स हैं तो आप 24 आवर्स फॉलो अप करेंगे। क्लियर हो गया? और आरडीएस का फॉलो अप कितना होता है चेस्ट एक्सरे के लिए? 24 to 48 आवर। 24 to 48 आवर्स। तो ये चीज़ें ज़रा अपने पास नोट कर लीजिए कि अगर न्यूमोपेरिटोनियम आपके पास आ गया है तो इसका मतलब ये है कि सर्जिकली आपने पीडियाट्रिक सर्जन को रेफर करना है, क्योंकि न्यूमोपेरिटोनियम इज़ एन इमरजेंसी। इसका मतलब ये उसकी बाल परफोरेट हो चुकी है। ठीक है, वो आप मेडिकली उसको आप और उसको फॉलो अप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई न्यूमोपेरिटोनियम नहीं नज़र आ रहा आपको फ्रैंक, तो यू हैव टू डू फॉलो अप। लेकिन अगर इस चीज अब ये जो जैसे केस है जिसमें पोर्टल वीनस गैस आपको नज़र आ रही है, तो फिर आप उसको 4 to 6 आवर्स फॉलो अप करेंगे। लेकिन अगर पोर्टल वीनस गैस भी नहीं है, आपको सिर्फ डायलेटेड बाल लूप्स नजर आ रहे हैं, ऊपर आरडीएस है, तो 24 to 48 आवर्स आप इसको फॉलो अप कर सकते हो। क्लियर हो गया? यस मैम। फर्स्ट एक्सरे दिखा रही है, वो क्लिक हो गया। ओके, मैं आती हूँ वापस उस पर। ठीक है, तो ये चीज़ है स्लाइड। अगर ओपेक हेमीथोरिक्स है चाइल्ड में, इप्सिलैटरल मेडियास्टल शिफ्ट है, तो एक्यूट प्रेजेंटेशन इट्स अ फॉरेन बॉडी, विद क्रॉनिक प्रेजेंटेशन इट इज पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया और एप्लेजिया। ठीक है, तो ये एक बेसिकली आप एक ओपेक हेमीथोरिक्स को अपने जहन में रखें कि ओपेक हेमीथोरिक्स है और साथ में इप्सिलैटरल मेडियास्टल शिफ्ट है, कॉन्ट्रालैटरल नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रालैटरल का मतलब ये है कि वहां पे इफ्यूजन हो गई है जिसने उसको उधर शिफ्ट कर दिया है। ठीक हो गया? ओके, फर्स्ट एक्सरे कौन सा आप ये वाला? ये जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आनंद भी तो देखा था, ये मिस हो गया था। मैम ये कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा क्यों नहीं हो सकता? कंजेनिटल लोबार एम्फाइजिम, वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं हो सकता? अब आप मुझे बताएं सबसे पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं है कंजेनिटल लोबार एम्फाइजिमा। मैम उसमें भी तो इसी तरह हाइपर इन्फ्लेटेड लंग होता है, बिल्कुल होता है, कंट्रालैटरल शिफ्ट कराता है राइट साइड पे, वो बिल्कुल होता है। कोलैप्स करा देता है। अच्छा, अब मैं आपको ये वाला एक्सरे भी आपने इस एक्सरे को देख लें, ठीक है, और अब मैं कंजेनिटल लोबार एम्फाइजिमा वाला एक्सरे भी आपको दिखाती हूँ। कोई डिफरेंस है आपको इसमें लग रहा है? मैम इसमें लंग वॉल्यूम है राइट साइड पे, राइट लेफ्ट साइड पे उस लंग पे तो वॉल्यूम है, कंप्लीट कोलैप्स था। क्योंकि कंजेनिटल लोबार एम्फाइजीमिया इज बाय डेफिनेशन एक लोबार सेगमेंट ऑफ द लंग की हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है। ठीक है, बाकी आप इस साइड पे लंग देखें, लंग आपको नजर आ रहा है, वहां पर भी मेडियास्टल शिफ्ट हो रही है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है ये वाली साइड पूरी आपकी शिफ्ट हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको लंग जरूर नजर आएगा। अब आप आ जाए इस एक्सरे पे, नजर आ रहा है आपको कहीं पर भी? हाइपोप्लेजिया में तो आ सकता है ना? जी, अगर हाइपोप्लेजिया देखें हाइपोप्लेजिया भी होता है ना बच्चों में, तो वो भी आपके पास ये नहीं पता होता कि किस पार्ट का हाइपोप्लेजिया है। अब ये भी हाइपोप्लेजिया हो सकता है कि एप्लेजिया, दोनों हो सकते हैं। हाइपोप्लेजिया एंड एप्लेजिया विल प्रेजेंट लाइक एन ओपेक हेमीथोरिक्स, देयर विल बी नो मैम इसमें नॉर्मल हम लंग डीडी विजिबल। देंगे? जी, मैम हम इसमें डीडी देंगे या बिल्कुल उसको डीडी में भी ना डालें?
देखिए क्योंकि जैसे ये वाला था फर्स्ट लुक में बिल्कुल वही CLE लग रहा एग्जैक्टली था। मैंने आपको यही बात बताई है कि फर्स्ट लुक में आपके साथ इसी तरह लग रहा है कि भाई ये लेफ्ट साइड पे कंजेनिटल लोबार एम्फाइजीमा है, ठीक है। लेकिन मैडम आप एक्चुअली जो है ना मैडम, इसमें जो एक लोब नहीं ना इन्वॉल्व हो रहा, ये देखें लेफ्ट अपर लोब नहीं बल्कि सारे का सारा लेफ्ट हेमिथोरिक्स है, लेफ्ट लंग सारा है। इसका मतलब है कि कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हुई है, सारे का सारा exactly, लंग राइट की तरफ चला गया है। देखिए इसका ये जो है ना अक्यूट प्रोफाइल ये आप वो ये लंग आपका इधर चला गया। दूसरी बात है कि यस आप लोबार में यूजुअली आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक यस बल्ब नजर आता है, नीचे वाला लंग हाइपर इन्फ्लेटेड नहीं होता। यस मैडम, वो कोलैप्स होता है और वहां पड़ा हुआ नजर आता है। ये देखें, इसमें भी अगर आप देखें तो इसका ये वाली साइड जो है ना थोड़ी सी हमारे पास यहाँ तक इसका मार्जिन नजर आ रहा है, और ये वाला लंग में नॉर्मल मार्किंग्स आपको नजर आ रही हैं। जी मैम। हिस्ट्री बड़ी डिपेंड करती है कि इसमें हिस्ट्री के साथ कैसे वो प्रेजेंट करता है। मैम मीडियास्टर शिफ्ट के लिए जरूरी है ट्रैकिया यूज करके जाए, क्योंकि अभी ये लास्ट नहीं, जरूरी हाइपोथेसिस नहीं पे है, मीडियास्टर जरूरी नहीं है। आप ट्रेकिया पे नहीं कह सकते हो कि भाई सिर्फ ट्रेकिया पे अगर आपका सिर्फ ट्रेकिया शिफ्टेड है तो आप कहते हो कि भाई हाँ ठीक है ये, लेकिन अगर आपका ट्रेकिया सेंट्रल है और बाकी मेडियास्टल आपका दूसरी साइड पे पड़ा है तो आप ये नहीं कहोगे कि इसमें मेडियास्टल शिफ्ट नहीं है। मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ। एक मिनट, कहाँ तक मैंने देखे थे। अच्छा जी, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस, अच्छा वो बोल लिया हमने। फॉरेन बॉडी, वाई नॉट कंजेंटल। प्लीज़ एप्लीजिया एक्सरे दिखा दे, नेट चला गया था, दिखा दिया मैंने दोबारा। ब्रोंकोस्कोपी हो गया, ब्रोंकोस्कोपिकल रिमूवल हो गई। यूनिलैटरल हाइपरल्यूसेंट लंग में फॉरेन बॉडी कहाँ होती है? यूनिलैटरल हाइपरल्यूसेंट लंग में आपको फॉरेन बॉडी नजर ही नहीं आती। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको एक्सरे पे नजर आ जाए, ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? स्वर्लिंग किस में, ये किसका क्वेश्चन है कि स्वर्लिंग भी लग रही है, सस्पेक्ट मिड कट वॉल्वुलस। जी मैडम, मेरा था ये वो जो एक्सरे लगा हुआ था ना, निमोबिलिया वाला केस एक मिनट, आप मिड में। मुझे बता दें लास्ट वाला, ये वाला। जी मैडम, ये वाला, ये जो मिड में ना एक गैस है, इसकी इर्द गिर्द सारी वो लग रही है ना, ऐसे फर्स्ट लुक में लगा एक्सरे था पे जैसे आप कह स्वेलिंग है। सकते हो कि ये मिड कट वॉल्वुलस है? मैडम वो तो जाहिर बात उस पर कहना वो नहीं आप चाहिए कह सकते हो ना, अपर चेस्ट स्टडी ठीक में। है। उसमें जी आप मैडम। अल्ट्रासाउंड उसको फर्दर करोगे, और अल्ट्रासाउंड में फिर आपको मिड कट वॉल्वुलस, या फिर आप इसकी फर्दर वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट स्टडीज देंगे जिसमें फिर आपके पास वो कॉक्सक्रू अपीयरेंस और ये वाली चीजें आएंगी। मैम वैसे रूटीन प्रैक्टिस में तो अक्सर बात बेरियम ही दिया जाता है, लाइक एनीमा करना हो या अपर करना हो, तो इसमें कोई क्लियर कट इंडिकेशन है इस तरह के कि सिर्फ वाटर सॉल्युबल ही देंगे, बेरियम नहीं दे मैं सकते? बच्चों में वाटर सॉल्युबल ही देते हैं। आई डोंट नो पाकिस्तान में क्यों ऐसे चल रहा है, लेकिन यहाँ यूके में तो ये हाई, इट इज़ नॉट इवन रिकमेंडेड कि आप बेरियम दें, क्योंकि अगर वो बावल उसकी परफोरेट हो गई तो आप मुझे बताएं, वो आप पेशेंट को आप बेरियम पेरिटोनाइटिस करवा दोगे। जी मैडम, थैंक यू मैम। वो टाइमिंग का गाइडेंस आप बता देंगे जो फॉलो अप के लिए करना, सो आई मिस दैट पार्ट। किस चीज़ के एक फॉलो अप की टाइमिंग्स? 12 आवर्स के लिए मैडम करना है, ये ट्रांजिट कितनी आप न्यू बार के लिए कहा था, लाइक रूटीन देखिए, एक्सेस। ट्रांजिट टिकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न के लिए आपने 72 आवर्स का फॉलो अप करना है, और अगर आरडीएस का केस है तो 24 to 48 आवर्स का फॉलो अप है, ओके मैडम, थैंक यू। ठीक है। लास्ट केस की डायग्नोसिस जो है, दिस इज हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज विद नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस बोथ। किसी और का कोई क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं कोई मैम वो चीज। चीज का आपने बताया था क्लेविकल से क्या कह रहे थे आपके ग्रॉस की, हम कैसे करेंगे कि मिसप्लेस है या ये जी नॉर्मली प्लेस जी, है? हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज और आरडीएस आर द सेम, ठीक है। और यहाँ पे था, ठीक है। अगर अगर आपके पास ईटीटी ट्यूब जो है वो आपको क्लेविकल की लेवल पे नजर आ रही है, उससे थोड़ी सी नीचे, स्लाइटली टिप उसका नीचे, दिस मीन्स इट इज एट द नॉर्मल लेवल। क्योंकि अगर आप इसको देखें, ये आपकी ईटीटी ट्यूब है, और ये आपका राइट कराइना है, ये आपका लेफ्ट कराइना है, एंड इट शुड बी अबव द लेवल ऑफ कराइना। क्योंकि अगर ये कराइना के लेवल पे जाता है तो ये टोटली इसको ऑक्लूड भी कर सकता है, उसकी वजह से भी वो लंग कोलैप्स हो सकता है, और वो हमारे पास इस तरह की अपीयरेंस आ सकती है। थैंक
Is there role of fluoroscopy in foreign body aspiration? फ्लोरोस्कोपी जो होती है वो इट्स बुकिश टर्म. आई वुड प्रेफर कि आप उस बच्चे का लैटरल डिक्यूबिटस करें और आगे गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाए ब्रोंकोस्कोपी, क्योंकि ये एक एक्यूट प्रेजेंटेशन है, इमरजेंसी है. यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट एज सून एज पॉसिबल. मैम ये जो लेटरल एक्सरे होता है, लेटरल डिक्यूबिटस, इसमें जो सस्पेक्टेड साइड है उसको हमने आपने डिपेंडेंट नीचे रखना रखना होता है है, जी. क्योंकि वो फिर कोलैप्स हो जाएगा अगर तो नॉर्मल होगा, और अगर नहीं होगा तो वो. लेकिन मैम अगर उसमें भी हमें क्लियर नहीं हो रहा तो तो ब्रोंकोस्कोपी फिर हम सीटी करवाएंगे, क्योंकि नहीं, मैम मैंने पढ़ा था कि ब्रोंकोस्कोपी. ब्रोंकोस्कोपी में जैसे बच्चे को एनेस्थीसिया देना पड़ता है तो वो थोड़ा इन्वेजिव हो जाता है, तो उससे पहले आपने अगर कंफर्म आपके करना पास है कि ऐसी वो फॉरेन है या बॉडी हो नहीं है. जो सीटी पे नहीं पिक हो रही, फिर आप रेडिएशन भी दे रहे हैं और आपको आपको पिक भी नहीं हो रहा. तो बस फिर डिक्यूबिटिस के बाद हम डायरेक्ट ब्रोंकोस्कोपी की बात एग्जैक्टली, करेंगे. क्योंकि ब्रोंकोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो थेरेप्यूटिक भी है, डायग्नोस्टिक भी है. ठीक है. ठीक है. टाइमिंग मैं फिर से बता देती हूँ. अगर पोर्टल वीनस गैस हमारे पास है और डायलेटेड वाल लूप्स है, न्यूमेटोसिस कोलाई है, पोर्टल वीनस गैस है, तो फिर हमारे पास 4 to 6 आवर्स है. अगर सिर्फ डायलेटेड वाल लूप है तो 24 आवर्स फॉलो अप है. मेडिकल मैनेजमेंट तब तक करनी है जब तक न्यूमोपेरिटोनियम ना हो. अगर न्यूमोपेरिटोनियम हो गया, बाल परफोरेशन होगी, दैट इज अर्जेंट एंड सर्जिकल इमरजेंसी. Ma'am, please, if the presentation has been ended, the first 4 images दिखा दें. सबसे सॉरी, आपके first question. मुझे आपकी आवाज़ First क्लियर 4 नहीं आ images. रही. Ma'am, presentation अगर end हो गई तो first 4 images दिखा दी. अभी हम देख फर्स्ट 4 देख रहे हैं. केसेस. Yes, ma'am. Just 8 minutes. फर्स्ट 4 केसेस ये वाले. Yes, ma'am. देखिए, ये हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज का था, मैंने आपको बताया, लो लंग वॉल्यूम, और उसी तरह यूजुअली प्रेजेंट करता है हेजियो पैसिफिकेशन ऑफ बोथ लंग्स विद लो लंग वॉल्यूम्स. अच्छा, अब इसमें किसी ने मुझसे इस वक्त पूछा था कि ये आरडीएस क्यों, ये ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया क्यों नहीं हो सकता, या फिर हमारे पास इंटरस्टिशियल एम्फाइजीमा क्यों नहीं हो सकता. आरडीएस का जो पेशेंट होता है एक तो प्रीमेच्योर होगा, ठीक है. उसमें अगर आप एक चीज़ नोट करें, इसको अभी एंडोट्रेकियल ट्यूब पास नहीं हुई, ठीक है. मतलब इसकी अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुई. जब इसको एंडोट्रेकियल ट्यूब पास होगी उसके थ्रू उसको सर्फेक्टेंट दिया जाता है, ठीक है. उसके बाद इसकी बाकी लेटरल कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं, जैसे हमारे पास इंटरस्टिशियल एम्फाइजीमा हो गया, और फिर आफ्टर 1 मंथ या 27 डे पे जो है वो बैरोट्रामा की वजह से हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया स्टार्ट हो जाता है. तो एक चीज़ ज़रूर आप नोट कीजिएगा किसी भी हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ में, क्योंकि वो एक फर्स्ट उसका एक्सरे होगा उसमें ईटीटी ट्यूब नहीं होगी. और हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज के लिए हमेशा उसके साथ बाल लूप्स को जरूर चेक किया करें, बिकॉज देयर इज एन एसोसिएशन नेक्रोटाइजिंग इन एंटेरोकोलाइटिस. हाउ कैन वी गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस एब्डोमिनल, कौन सा लेक्चर, मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की. अच्छा, ये दूसरा था म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ठीक है. रोप लाइक ओपेसिटीज इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, और साथ में आपके पास इधर ही होते हैं बायलैटरल डिजीज होगी, ठीक है. इसमें आपके देखें, अगर हम इसको आरडीएस कहना चाहें तो आरडीएस के लिए फर्स्ट इमेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब है. यहाँ पे हमारे पास आईडीएस इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये ह्यूमरल हेड नज़र आ गया. हाइपो इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है. तो वो चीज़ें भी एक्सक्लूड हो रही. अगर ट्रांजिएंट टिकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न, इसमें सॉरी, ये था हमारे पास न्यूनेटल निमोनिया. ये वाली जगह अगर आप देखें तो ये हमारे पास इरेगुलर है, लेकिन इसमें हमारे पास वही बात है कि हम डिफरेंशियल्स देंगे, क्योंकि ये सॉरी, इट्स नॉट अ लोबार निमोनिया, इट्स ब्रोंकोनिमोनिया. मैम, तो आरडीएस के लिए मस्ट है कि एपिफिसिस ना हो, या हाँ, एपिफिसिस हो उसमें प्रीमेच्योर भी में आरडीएस होता हम है. दिखा जी सकते जी, हैं. प्रीमेच्योर में होता है वो, ठीक है. और ये चौथा केस था ट्रांजिएंट टिकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न का. Exactly. एक्सक्यूज मी मैम, जी. रिगार्डिंग लेटरल डिक्यूबिटस, वो तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप इफ इट इज डन फॉर न्यूमोथोरिक्स then the suspected side should be up, and if it is done for pleural fluid then the suspected side should be down. इसको जरा काइंडली बता दें. देखिए, लैटरल डिक्यूबिटस में जो आपका सस्पेक्टेड साइड होता है ना, वो आप नीचे करते हो, ठीक है. और जो ओके, न्यूमोथोरिक्स की आप बात कर रहे हो, तो न्यूमोथोरिक्स में आप जो लिवर आपका जिस साइड पे होता है उसको आप ऊपर कर देते हो, क्योंकि लिवर के मार्जिन के साथ आपको न्यूमोपेरिटोनियम नजर आ जाता है, राइट राइट.
ठीक है। लेकिन अगर बच्चा है तो बच्चे में जो आपको सस्पेक्टेड साइड नजर आ रही है कि इसमें हमारे पास हो सकता है फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो, देन आपने उसमें वो वाली साइड को नीचे करना है। राइट राइट राइट। लास्ट 4 केसेस किसी ने पूछे, वो मैं फिर दिखा देती हूँ आपको। लास्ट 4 ये था एक केस, ठीक है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया का था। दिस वाज द केस ऑफ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग ड्यू टू complete occlusion of bronchus and it is causing complete lung collapse on left side। ठीक है, ये भी हमारे पास फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन था विद द राइट साइडेड जो है वो हाइपर ट्रांसरेडिएंट लंग हो गया, और ये हमारे पास नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस का था। हमेशा अगर आपके पास चेस्ट एक्सरे पे ओपेक हेमीथोरिक्स है तो इसका मतलब ये कि ओपेक साइड एबनॉर्मल है। लेकिन अगर आपके पास दोनों साइड हाइपर ट्रांसल्यूसेंट है, जैसे जिसमें इसमें एक साइड पे आपके पास हाइपर ट्रांसल्यूसेंसी है, दूसरी साइड पे भी है, तो जिस साइड के पेरिफ्री पे आपको वेसल्स ना नजर आए और वो जो ज्यादा हाइपर ट्रांसरेडिएंट हो, तो दैट साइड इज एबनॉर्मल। ठीक हो गया? आई थिंक किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अच्छा, अब मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप शेयरिंग। चलें, अब इसके बाद आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू टेक एनी मोर वे ऑफ क्लासेस। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं इस जी